ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने करना है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो बेसिक चीजें हैं जिसमें हमें प्रॉब्लम्स हो रही है एमसीक्यूज में, रियल लाइफ सिनेरियोज में। कौन सा फ्लूइड देना है, कितना देना है, न्यूट्रिशन कैसे देना है, तो सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, so starting with our first case scenario, 44-year-old male is admitted with the diagnosis of subacute intestinal obstruction. Emergency से आपने दाखिल किया पेशेंट को, उसका अभी सीटी स्कैन आपने प्लान किया हुआ है, उसका सीटी स्कैन होना है, उसके वाइटल्स जो है, पल्स उसकी 100 है, बीपी 100/60 है, रेस्पिरेटरी रेट 14 है, एचपी 9.8, टीएलसी 7.6, क्रिएटिनिन 1.4, यूरिया 70, सोडियम 144 एंड पोटेशियम 3.6। पेशेंट को आपने एनपीओ रखा हुआ ऑब्वियसली बिकॉज सबएक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन है और आपका फर्दर प्लान है। अब इसको आप दाखिल करने लगे हैं, आप फ्लूइड ऑर्डर्स में क्या लिखेंगे? रिंगर लैक्टेट रिंगर लैक्टेट, ठीक है। कितना रिंगर या लैक्टेट फिर देना? मींस 2 लीटर पर डे। 2 लीटर पर डे, ठीक है। अच्छा, और कोई और किसी और किसका में? half dextrosaline with potassium replacement. हाफ डेक्स्ट्रोसैलाइन पोटेशियम रिप्लेसमेंट, वो कितना लीटर देना चाहिए? सर इस पे वेट बेसिकली होना चाहिए ना, वेट इस सिनेरियो में नहीं है सो वी नीड तो टू नो पेशेंट का वेट कितना है और इसके हिसाब से हमें डिसाइड करना है। एक जो कॉन्सेप्ट है कि जी 2-3 लीटर फ्लूइड आप हर मरीज को स्टार्ट कर देते हैं, पहली चीज तो ये कि उसको चेंज करें, वो कॉन्सेप्ट खराब है। ठीक है, 3 लीटर फ्लूइड इज नॉट फॉर एवरी पेशेंट, वेट के हिसाब से। शाबाश, तो एक तो हमने वेट के हिसाब से करना है। अगर इसका वजन है 60 किलो तो आप कितना फ्लूइड देना है? सर उसमें फर्स्ट 100 के लिए फर्स्ट 10 केजीज के लिए 100 ml पर केजी होता है, फिर नेक्स्ट 10 केजीज के लिए 50 ml और उसके बाद नेक्स्ट ऑनवर्ड्स 20 ml पर केजी। सो तो ये बन जाएगा 2300 ml बन जाएगा। ठीक है, सो जी 2300 ml आप कौन सा देना चाह रहे हैं? एक और फार्मूला है कि 30 to 40 ml पर केजी पर डे, फ्लूइड कैलकुलेशन का फार्मूला लिखा हुआ है। अब उससे भी निकाल लोगे ना, 40 ml पर केजी पर डे निकालोगे तो वो भी 60 केजी के हिसाब से 2400 ही बनेगा। ठीक है, जी ये जो 2400। लेकिन ये जो आप फिक्स निकालते हैं ना 40 ml पर केजी या 30 ml पर केजी, ये प्रॉब्लम आती है जब आपका पेशेंट बहुत ज्यादा अंडरवेट हो या बहुत ज्यादा ओवरवेट हो, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपको कोई 40 किलो का पेशेंट है या 30 किलो का पेशेंट है, जब उसको आप कैलकुलेट करोगे तो 30 किलो के पेशेंट को आप 40 के हिसाब से भी दोगे तो वो 1200 ml बनेगा। ठीक है, तो वो काफी नहीं है उसके लिए। ठीक है, वहां प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपकी आपकी जो है ना, अगर 40 केजी का कोई छोटी सी कोई आपके पास फीमेल आ गई है, इसोफेजियल स्ट्रक्चर है, वजन 40 किलो है, तो उसको फ्लूइड अगर आप इस फार्मूले से दोगे तो वो तो टोटल जो 1600 ml बनता है वो थोड़ा है उसके लिए। ठीक है, उसको कम से कम 2 लीटर फ्लूइड। तो वो सेफ तरीका नहीं है। सेफ तरीका वही है जो डॉक्टर साहब ने बताया, 100-50-20 रूल जो होता है कि पहले 10 केजी के लिए आपने 100 ml पर केजी देना है, उससे अगले 10 केजी के लिए आपने 50 ml पर केजी देना है, और उसके ऊपर जितना भी वेट है उसके हिसाब से आपने 20 ml पर केजी देना है। ठीक है, तो वो सेफेस्ट तरीका है। मेरा ये सवाल है कि क्या आप इस पेशेंट को सिर्फ फ्लूइड कंसिडर करना है या कुछ और भी कंसिडर करना है? फ्लूइड होगा न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट भी है, ग्लूकोज चाहिए होगी उसको, तो एनर्जी चाहिए होगी, साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी हमने देखना है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। सर एज आपने बोला था ना ग्लूकोज नीडेड फॉर द 100 ग्राम्स, फर्स्ट लेक्चर में आपने कहा ना फॉर ब्रेन 100 ग्राम्स, तो उस वजह से ग्लूकोज इज आल्सो डेक्सट्रोज। ठीक है, सो शाबाश। ठीक है, सो पहली चीज तो ये कि हमने इलेक्ट्रोलाइट्स भी देने हैं साथ। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से देने हैं पहले इस पे बात करते हैं। पोटेशियम, क्योंकि पेशेंट एनपीओ है, सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, वॉमिटिंग हो रही होगी, पोटेशियम रिप्लेस करना पड़ेगा। सोडियम 144 है इसका, ज्यादा है, क्लोराइड रिप्लेसमेंट करेंगे। ठीक है। सोडियम ज्यादा तो नहीं है, सोडियम तो ठीक है। ठीक है ना, 144 ठीक है। 144 146 तक होता है, 36 to 46। सोडियम ठीक है। सो आपने सोडियम देना है, एग्रीड। ठीक है, सोडियम आपने एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, कितनी होती है सोडियम की रिक्वायरमेंट? 50 to 100 मिलीमोल 1 milli पर 1 to 2 मिली केजी पर डे। equivalent. ये पर केजी के हिसाब से आप अगेन 50 to 100 नहीं बोल सकते, वेट के हिसाब से 1 to 2 मिली इक्विवेलेंट पर केजी पर डे। ठीक है, यानी कि अगर हम 60 केजी पे चलते हैं, 60 केजी का मतलब है कि उसको 120 मिली इक्विवेलेंट चाहिए।
ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए कि 120 मिली इक्विवेलेंट सोडियम देने के लिए हमें कौन सा फ्लूइड देना है, ठीक है। किसी ने बोला हाफ सलाइन, किसी ने बोला फुल सलाइन, किसी ने बोला रिंगर्स। अब किस में कितना सोडियम है हमें पता होना चाहिए कि क्या इस फ्लूइड से उसकी सोडियम रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि नहीं, ठीक है। तो सोडियम आमतौर पे इजीली पूरा हो जाता है। जो आपका नॉर्मल सलाइन है उसमें कितना सोडियम होता है? 157 154 154 तो 154 मिली इक्विवेलेंट है ना, वो 1 लीटर सोडियम के 2 लीटर दोगे तो वो 300 चला जाएगा, वे अबव आवर डेली लिमिट, ठीक है ना। सोडियम का तो इतना इश्यू नहीं है। वो जो आप हाफ सलाइन देते हैं उसके अंदर भी 76 मिली इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो 76 मिली इक्विवेलेंट अगर आप 2 लीटर फ्लूइड दोगे तो 76 प्लस 76 वो भी 140 हो जाएगा, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सोडियम का इतना इश्यू नहीं है। इश्यू ये है कि पोटेशियम हम डालना भूल जाते हैं, पोटेशियम हम देना भूल जाते हैं। पोटेशियम कितना देना होता है? 1 मिली इक्विवेलेंट पर 0.5 to 1 milli 5 to 1. equivalent per day. पोटेशियम की रिक्वायरमेंट है 0.5 to 1, ठीक है। सो 0.5 to 1 उसकी रिक्वायरमेंट है डेली मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। तो एक एम्प्यूल पोटेशियम में कितना पोटेशियम होता है? 20 millimole. शाबाश। तो एक एम्प्यूल में होता है 20 मिलीमोल। हमारी 60 केजी के बंदे की कितनी रिक्वायरमेंट है? एटलीस्ट 30 to 60 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यानी कि हमने उसको कितने एम्प्यूल्स देने हैं पोटेशियम के? 3 3 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2 बहुत है, ठीक है। 3 तक जा। ठीक है। सो अगर आप बीच में रहते हैं तो 2 काफी है फॉर मेंटेनिंग, ठीक है। तो अगर हम उसको 2 एम्प्यूल्स देंगे तो उसका पोटेशियम 3.6 का 3.6 ही रहेगा। 3 जिसने बोला उस क्लास से ठीक है कि अगर आपने पोटेशियम को इंक्रीज करना है तो आपने मेंटेनेंस के अलावा भी पोटेशियम, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम क्या गलती करते हैं, हमारे पेशेंट का पोटेशियम आ रहा होता है 2.3 2.4 आईएलएस में होता है, हम उसको जो है 2 एम्प्यूल या 3 एम्प्यूल दे रहे होते हैं। तो उस 3 एम्प्यूल से या 2 एम्प्यूल से जब उसके वेट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, यू आर जस्ट मेंटेनिंग हिज पोटेशियम एट दैट वैल्यू कि वो और कम नहीं हो रहा लेकिन बढ़ भी नहीं रहा, ठीक है। अगर आपने पोटेशियम को बिल्ड करना है, वापस लेके आना है, तो आपने नॉर्मल रिक्वायरमेंट से ज्यादा पोटेशियम देना, ठीक है। सो आपने 1 मिली इक्विवेलेंट पर केजी के हिसाब से नहीं देना, आपने उससे ज्यादा, आपको 1.5 मिली इक्विवेलेंट या अप टू 2 मिली इक्विवेलेंट पर केजी भी जा सकते हैं। तो आपको पोटेशियम ज्यादा देना है इफ यू वांट टू इंक्रीज दिस नंबर। अगर आप इसको 3.6 को 4.5 पे लेके आना चाह रहे हैं तो आप दिन में 3 से 4 एम्प्यूल्स देंगे पोटेशियम के, तब ये ऊपर आना शुरू होगा। अगर मैं इसको सिर्फ 2 एम्प्यूल्स देता रहूंगा तो अगले दिन भी रिपोर्ट 3.6 आएगी, उससे अगले दिन भी 3.6 आएगी, इंप्रूव नहीं होने वाला, ठीक है। सो एक मेंटेनेंस चीज है और एक ये कि अगर ऑलरेडी हाइपोकैलेमिक है तो उसको बिल्ड करने के लिए आपने एक्स्ट्रा पोटेशियम देना है, ठीक है। अब अगला सवाल कि आप पेरिफेरल लाइन से कितना पोटेशियम दे सकते हैं? कोई इसमें कंसर्न है, कोई इश्यू है पेरिफेरल लाइन का, सेंट्रल लाइन का? हाँ जी, पेरिफेरल लाइन पे वो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कर देते हैं ना पोटेशियम, और फिर हमें 4 to 5 आवर्स में एक एम्प्यूल रिप्लेस करना होता है। तो रैपिड अगर इन्फ्यूजन, रैपिड करेक्शन करनी है तो फिर सेंट्रल वेनस लाइन के थ्रू करते हैं। रैपिड से क्या मुराद है? वो रैपिड जैसे 200 ml 1 आवर में भी दिया जा सकता है। 200 ml ऑफ पोटेशियम नहीं, 200 ml नॉर्मल सलाइन में उसको डाल के देते हैं ना एक एम्प्यूल पोटेशियम का। वो तो ऐसे डायरेक्ट रिप्लेसमेंट नहीं होती है ना। तो नॉर्मली आप पेरिफेरल लाइन से 10 मिली इक्विवेलेंट्स पर आवर के हिसाब से आप दे सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपकी ड्रिप में दो एम्प्यूल किसी ड्रिप में अगर आपने डाल दिए हैं, जो कि हम नॉर्मली कहीं पर डाल देते हैं कि एक डेक्सट्रोज की ड्रिप में आपने 2 एम्प्यूल्स डाले होते हैं केसीएल के, ठीक है। सो दैट ड्रिप हैज टू गो इन मिनिमम 4 आवर्स, ठीक है। तो वो नॉर्मली यानी कि आप 6 to 8 आवर्स का उसको ऑर्डर करते हैं। 6 to 8 आवर्स से जल्दी देंगे तो प्रॉब्लम होगी पेशेंट, ठीक है। सेंट्रल लाइन का ये फायदा है कि सेंट्रल लाइन में यू कैन गो एट अ रेट ऑफ 20 मिली इक्विवेलेंट्स पर आवर, ठीक है। तो 20 से 25 के रेट पे आप जा सकते हैं। तो इसका मतलब है अगर एक ड्रिप में 2 एम्प्यूल्स देने हैं तो वो ड्रिप आप 2 आवर्स में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत जी। इंपॉर्टेंट है। अगर आप रैपिडली पोटेशियम को देंगे तो उसके बहुत सारे लोकल इफेक्ट्स, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस वाली बात है, लेकिन उसके सिस्टमिक इफेक्ट्स भी होते हैं। क्या इफेक्ट्स होते हैं? कार्डियक इरिथमियास करा देते हैं ना। इरिथमियास हो सकते हैं, ठीक है। तो आप पोटेशियम रैपिडली रिप्लेस नहीं करें, तो आपको वो भी कंसीडर करना है जब आपने पोटेशियम रिप्लेस करना है, ठीक है। न्यूट्रिशन में क्या देना है इसको? ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज माइनस डेक्सट्रोज मतलब। अब डेक्सट्रोज सेलाइन देना है या डेक्सट्रोज देना है, 5% देना है, 10% देना है? 5% डेक्सट्रोज सेलाइन, उससे उसका सेलाइन भी रिप्लेस हो जाएगा, उसको वो 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज भी मिल जाएगा। ठीक है। 5% डेक्सट्रोज सेलाइन इज आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक?
5% Isotonic. हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक है 5% डेक्सट्रोज लाइन, वो नहीं देंगे, वो तो सिंपल वाटर होता है। अगर नहीं, उसको ग्लूकोज देंगे तो 10% एटलीस्ट। वो जो हाइपोटोनिक है ना वो 5% डेक्सट्रोज, ठीक है। जो सिंपल 5% डेक्सट्रोज देते हैं वो आप कह सकते हो कि वो सिर्फ वाटर है, ठीक है। 5% डेक्सट्रोज इज नॉट मतलब इट्स ओनली हैज डेक्सट्रोज, ये हाइपोटोनिक है थोड़ा सा। जो डेक्सट्रोज सेलाइन है, जो 5% डेक्सट्रोज सेलाइन देते हैं, दैट इज हाइपरटोनिक, ठीक है। उसकी ऑस्मोलैरिटी बहुत ज्यादा है, उसमें भी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होने के चांस, ठीक है। वो जो शुरू में बोला था ना कि 5% हाफ सेलाइन, हाँ ठीक है, जी, तो हाफ सेलाइन। हाफ सेलाइन जो है वो दैट इज द आइडियल रिप्लेसमेंट फ्लूइड, बिकॉज वो आपका डेक्सट्रोज की मिनिमम रिक्वायरमेंट भी पूरी कर रहा है और वो आपके पोटेशियम और सोडियम को भी आप इसमें पूरा कर लेते हैं आराम से। आप 5% डेक्सट्रोज हाफ सेलाइन में 1 एमएल केसीएल का डालें और उसी को आप 2 लीटर करते हैं, मतलब 1 सुबह 1 शाम करते हैं, तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, मिनिमम जो रिक्वायर्ड, ठीक है। तो 5% आपने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि मिनिमम ग्लूकोज जो आपको पेशेंट को देनी चाहिए वो एटलीस्ट 50 ग्राम है, ताकि उसका ग्लूकोनेजेनेसिस है वो थोड़ा सा डिले हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपका पेशेंट 1-2 दिन के लिए एनपीओ है तब तो ये बात ठीक है। अगर आपका पेशेंट 4, 5, 6, 7 दिन तक एनपीओ रहना है तो दैट मीन्स कि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत है, बिकॉज तब उसके रिजल्ट खत्म होना शुरू होते हैं, ठीक है। सो अगर इस पेशेंट की हम बात करें तो इट मेक सेंस कि हमें अभी नहीं पता इसका क्या डायग्नोसिस बन रहा है, प्रॉब्ली सीटी का हम वेट करें, शायद 1 या 2 दिन तक इसने एनपीओ रहना है, तो आप उसको सोडियम, पोटेशियम और 5% डेक्सट्रोज दे दें तो वो इसके लिए काफी है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है कुछ? ठीक है। So does he need judicial support? Yes. If yes, what can आगे? अच्छा जी, अब इम्पोर्टेंट है हमें पता होना चाहिए कि बॉडी के कौन से कंपार्टमेंट में कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कहाँ पे कितना फ्लूइड है, बिकॉज कुछ सिचुएशंस में ये नॉलेज जो है हमारे काम आता है, ठीक है। सो पहली चीज तो ये बॉडी इज 70% वाटर, ये हमें पता है। टोटल बॉडी वाटर इज स्लाइटली हायर इन मेन, it is most concentrated in skeletal muscle and declines steadily with age, ठीक है। Total body water is divided into intracellular and extracellular compartment, जो extracellular compartment है उसमें intravascular and interstitial compartment, सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। पोटेशियम सारा इंट्रासेलुलर पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रासेलुलर थोड़ा होता है, ठीक है। सो principal extracellular cation is sodium and principal extracellular anions are chloride and bicarb, और प्रिंसिपल इंट्रासेलुलर कैटायंस जो है वो पोटेशियम और मैग्नीशियम है, और प्रिंसिपल इंट्रासेलुलर एनायंस जो है वो फॉस्फेट्स एंड प्रोटीन्स है, ठीक है। तो ये नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जहाँ पे सेल ब्रेकडाउन ज्यादा हो रहा होता है वहाँ पे एकदम पोटेशियम रिलीज होना शुरू हो जाता है और पेशेंट कैन गो इनटू हाइपरकालीमिया और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब डेली फ्लूइड रिक्वायरमेंट कितनी है एक आम आदमी की, तो वो अभी हमने जैसा कैलकुलेट किया था 150-20 वाला रूल जो है वो आइडियल वे ऑफ कैलकुलेटिंग है, ठीक है। जनरली एक एवरेज वेट पेशेंट के लिए जो 60 to 70 kg का होता है उसकी फ्लूइड रिक्वायरमेंट इज 2 to 2.5 लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है। Daily water loss includes approximately 1000 to 1500 ml in urine and 250 ml in stool. The minimum amount of urinary output that is required to excrete the catabolic end products of metabolism is approximately 400 ml. Additional 750 ml of insensible water loss occurs daily via the skin and the respiratory tract, ठीक है। सो हमें फ्लूइड क्यों चाहिए, सारा के सारा यूरिन बनाने के लिए, रेस्पिरेटरी लॉसेस के लिए, स्टूल के लिए, ठीक है। इन सब के लिए हमें ये सारा का सारा फ्लूइड चाहिए होता है। इनसेंसिबल लॉसेस इंक्रीजेस विद हाइपरमेटाबॉलिज्म, फीवर एंड हाइपरवेंटिलेशन, ठीक है। अगर आपके पेशेंट को फीवर होगा उसकी फ्लूइड रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। अगर आपके पेशेंट की लिप्रोटमी हो रही है, एब्डोमेन ओपन हुआ है, फ्लूइड की इवैपोरेशन ज्यादा हो रही है, उसकी फ्लूइड रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है। पेशेंट हाइपरथायराइड है, पेशेंट फॉर एनी रीजन हाइपर मेटाबॉलिक है, जैसे कि बर्न्स के पेशेंट होते हैं, जैसे पेंक्रियाटाइटिस वाले पेशेंट होते हैं, तो उनकी भी फ्लूइड रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। सो आपने जब पेशेंट को फ्लूइड देना है तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि आपने एक मेंटेनेंस फ्लूइड देना होता है और फिर आपने कुछ चीजों को रिप्लेस करना होता है, ठीक है। सो एक 70 kg मेल की एक फ्लूइड रिक्वायरमेंट है जो उसके वेट के हिसाब से उसको चाहिए। उसके अलावा अगर उसके कोई एडिशनल लॉसेस हो रहे हैं, जैसे स्टोमा बैग में हाई आउटपुट आ रहा है, एनजी में ज्यादा आउटपुट आ रही है, कोई ड्रेन पड़ी है उसमें 500-1000 ml फ्लूइड आ रहा है,
तो आपको उसको भी फिर रिप्लेस करना है, वो एडिशनल होगा इसके अलावा, ठीक है। मेंटेनेंस फ्लूइड का टारगेट क्या है? मेंटेनेंस फ्लूइड का टारगेट है कि एक एडिक्वेट यूरिन बनना चाहिए, ठीक है। वो एडिक्वेट यूरिन कितना है? 1 ml per kg per hour, ठीक है। सो 0.5 to 1 या 1 to 2 भी लोग कहते हैं, डिपेंड करता है, लेकिन 1 ml per kg per hour इज अ वेरी गुड यूरिन आउटपुट, जिसका मतलब है कि 60 kg मेल का 60 kg per hour होगा और 24 घंटे में वो तकरीबन 1440 ml बन जाएगा। तो दिस इज अ डेली टारगेट कि आपका यूरिन इतना बनना चाहिए, ठीक है। अब फ्लूइड कैलकुलेट कैसे करना है वो हमने अभी बात की थी। फर्स्ट 10 kg के लिए 100 ml per kg, नेक्स्ट 10 kg के लिए 50 और नेक्स्ट 10 के लिए 20 ml per kg। अब इसके बाद अगली क्या चीज है? मेंटेनेंस फ्लूइड जब आप दे रहे हैं तो मेंटेनेंस फ्लूइड में आपकी मेंटेनेंस इलेक्ट्रोलाइट्स पे आ जाएंगे, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें सोडियम 1 to 2 ml per kg आएगा और पोटेशियम 0.5 to 1 मिलीमोल्स पर kg पर डे आएगा, ठीक है। और आइडियल फ्लूइड कौन सा है? 5% डेक्सट्रोज, हाफ सेलाइन, 0.45% NaCl, जिसमें आप 1 या 2 एम्प्यूल्स KCl के डाल दो, ठीक है। तो दिस इज आइडियल रिप्लेसमेंट फ्लूइड, 5% डेक्सट्रोज, हाफ सेलाइन प्लस 1 एम्प्यूल ऑफ KCl। इसमें आपकी बेसिक मेंटेनेंस जो है ना वो पूरी हो रही है, ठीक है। उसके अलावा जो भी एडिशनल ऊपर नीचे हो रहा होगा उसको आपने एडिशनली रिप्लेस करना। सो इलेक्ट्रोलाइट्स की हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है, ठीक है। अगर आपका पेशेंट कोई 5-6 दिन के लिए, 1-2 हफ्ते के लिए एनपीओ भी रहता है तो उसमें फौरन आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज बॉडी उसको कंपेंसेट कर लेती है। लेकिन वो पेशेंट जो प्रोलॉन्ग्ड टीपीएन पे होते हैं या प्रोलॉन्ग्ड एनपीओ रह रहे होते हैं उनमें आपको इनको भी रिप्लेस करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। अब फ्लूइड्स कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल हैं? हमारे पास 2 किस्म के फ्लूइड्स हैं, कोलॉइड्स हैं और क्रिस्टलॉइड्स हैं। क्या फर्क है दोनों में? ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करते हैं कोलॉइड, प्रोटीन इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए, जैसे एल्ब्यूमिन है, ठीक है। और तो ये कोलॉइड्स हो गए। और क्रिस्टलॉइड्स क्या होते हैं? जो आइसोटोनिक होते हैं, जो अक्रॉस द वेसल वॉल इजीली डिफ्यूज कर जाते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे नॉर्मल सलाइन हो गया, रिंगर हो गया, ठीक है। सो आइसोटोनिक होना जरूरी नहीं है, वो हाइपोटोनिक भी हो सकते हैं, वो हाइपरटोनिक भी हो सकते हैं। सो कोलॉइड्स बेसिकली क्या है? कोलॉइड्स बेसिकली वो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जो वेसल्स के अक्रॉस ट्रैवल नहीं कर सकते और वो वेसल्स में ही रहते हैं, ठीक है। दे आर अनएबल टू पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, दे रिमेन विद इन द ब्लड वेसल्स। दे आर आल्सो कॉल्ड वॉल्यूम और प्लाज्मा एक्सपेंडर्स बिकॉज वो अपने ऑनकोटिक प्रेशर की वजह से सारे फ्लूइड को वेसल्स के अंदर पुल कर रहे होते हैं, ठीक है। Because colloids require less volume than crystalloid solutions, they are used for patients who are unable to tolerate large fluid volumes or are malnourished, ठीक है। तो वो पेशेंट जिसमें आपको टेंशन है कि अगर मैं इसको फ्लूइड दूंगा तो वो सारा थर्ड स्पेस में जाएगा या मुझे फ्लूइड पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा क्रिस्टलॉइड देने पड़ेंगे उसका बीपी ऊपर लाने के लिए, तो उसमें आपके कोलॉइड्स हेल्प करते हैं, ठीक है। सो कोलॉइड्स क्या कर रहे हैं कि वो अगर मुझे 2 लीटर क्रिस्टलॉइड देना पड़ रहा था पेशेंट का बीपी ऊपर लाने के लिए, तो कोलॉइड 500 ml देके वही टारगेटेड ब्लड प्रेशर शायद मैं अचीव कर लूंगा, बिकॉज थोड़े वॉल्यूम ऑफ कोलॉइड पे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड वेसल्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। सो कुछ सिनेरियोज में रिससिटेशन में कोलॉइड्स यूज होते हैं। अगर आपको याद हो तो डेंगू में बहुत ज्यादा इन्होंने वो डेक्स्ट्रान आता था, वो उन्होंने रिकमेंड किया था कि हर पेशेंट को जो शॉक में आता है आपने वो देना है। सो नॉट इन ऑल सिनेरियोज, ट्रॉमा में कोई खास रोल नहीं है कोलॉइड का, लेकिन कुछ सिनेरियोज में खासतौर पर जो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक्स होती हैं उसमें आप कोलॉइड्स को यूज कर सकते हैं। और कौन सी एग्जांपल्स हैं? और जैसे बर्न्स के पेशेंट्स आपके पास आते हैं उनमें कोलॉइड्स का रोल है। पैंक्रेटाइटिस वाले पेशेंट जो हाइपोटेंसिव हो रहे हैं बिकॉज थर्ड स्पेसिंग ज्यादा हो रही होती है, उसमें कोलॉइड्स का रोल है, ठीक है। सो शॉक, बर्न्स, पैंक्रेटाइटिस, पेरिटोनाइटिस एंड वो जिनमें एल्बुमिन बहुत ज्यादा लूज हो रही है उसमें आप कोलॉइड्स ले सकते हैं। मोस्ट कॉमनली अवेलेबल कोलॉइड्स कौन से हैं? एल्बुमिन और डेक्स्ट्रान। अब क्रिस्टलॉइड्स क्या है? क्रिस्टलॉइड्स वो हैं जिसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि इजीली ब्लड वेसल से निकल के इंटरस्टिशियम में और वेसल्स में ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। There are 3 types of crystalloids given according to their tonicity, the ability to make the water move into or out of the cell by osmosis, ठीक है। So tonicity क्या है? Tonicity basically 3 किस्म की tonicity है, hypertonic, hypotonic, isotonic, ठीक है। टोनिसिटी अगर कम होगी तो फ्लूइड जो है वो शिफ्ट आउट कर देगा, टोनिसिटी ज्यादा होगी तो फ्लूइड को अंदर पुल करेगा, और जो आइसोटोनिक फ्लूइड्स होते हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड इनटू और आउट ऑफ द वेसल्स नहीं हो रही, ठीक है। So tonicity is related to the concentration of all the solute particles in a solution and it is called osmolality, ठीक है।
A solution with few particles has lower osmolarity while a solution with higher particles has higher osmolarity. हमें ये osmolarity fluids की पता होनी चाहिए। Normal osmolarity कितनी है? Blood की osmolarity कितनी है? 280 मिलीमोल पर लीटर है, 280 290। 280 हाँ 289 मिलीमोल्स है, ऑलमोस्ट 300 मिलीमोल्स है, ये आपकी ब्लड की ऑस्मोलैरिटी है। ठीक है, अगर आप कोई फ्लूइड देते हैं जिसकी ऑस्मोलैरिटी इससे कम है तो वो सारा फ्लूइड एकदम वेसल से लीक होके इंटरस्टिशियम में चला जाएगा। अगर आप कोई फ्लूइड देते हैं जिसकी ऑस्मोलैरिटी इससे ज्यादा है तो वो फ्लूइड को वेसल्स के अंदर लेके आएगा एंड मे बी इट विल हेल्प इन मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर। तो वो डिपेंड करता है आप कौन सी सिचुएशन में कौन सा क्रिस्टलॉइड देना चाहते हैं। ठीक है, अब 3 किस्म के क्रिस्टलॉइड्स हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। ठीक है, so hypotonic में क्या हो गया, when the extracellular fluid has fewer solutes than the fluid in the cells, water will move from extracellular space into the cells। ठीक है, so जब आप हाइपरटोनिक फ्लूइड देते हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा जहाँ पे फ्लूइड आपने हाइपरटोनिक फ्लूइड दी है उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्योंकि ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है तो सेल से फ्लूइड निकल के इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा। आइसोटोनिक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज कोई नेट मूवमेंट ऑफ फ्लूइड नहीं होगी। ठीक है, अब चॉइस ऑफ फ्लूइड कौन कौन से, आइसोटोनिक फ्लूइड्स कौन से हैं? नॉर्मल सेलाइन इज आइसोटोनिक, रिंगर लैक्टेट या रिंगर सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक। ठीक है, 5% डेक्सट्रोज जो है ना उसकी भी ऑस्मोलैरिटी 287 या 280 है, वो भी आइसोटोनिक है। हमें लगता है कि वो हाइपोटोनिक है लेकिन उसके और रीजन है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है इसलिए हमारे वो किसी काम के नहीं है, वरना 5% डेक्सट्रोज भी आइसोटोनिक फ्लूइड है। ठीक है, उसके बाद हाइपोटोनिक फ्लूइड कौन से हैं? हाफ सेलाइन, 1/3 सेलाइन, 2.5% डेक्सट्रोज वाटर। एक सोल्यूशन आती है पीट सोल्यूशन, आपने नाम सुना होगा, वो 4% डेक्सट्रोज है और 1/3 सेलाइन है, वो भी हाइपोटोनिक। ठीक है, हाइपरटोनिक फ्लूइड्स कौन से हैं? 3% सोडियम क्लोराइड, 5% सोडियम क्लोराइड या फिर डेक्सट्रोसिनाइन। ठीक है, जो डेक्सट्रोसिनाइन है वो भी हाइपरटोनिक। अब कौन सी सिचुएशन में कौन सा फ्लूइड देना है इतना आसान नहीं है, क्रिस्टलॉइड देना है, कोलॉइड देना है, सो लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू बी कंसीडर्ड जब आप पेशेंट को रिससिटेट कर रहे होते हैं, फ्लूइड्स दे रहे होते हैं। सो पहली चीज तो ये कि इन एडिशन टू मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स, रिप्लेसमेंट फ्लूइड्स आर रिक्वायर्ड टू करेक्ट प्री एग्जिस्टिंग डेफिशिएंसीज and supplemental fluids are required to compensate for anticipated additional losses। ठीक है, सो कहना क्या चाह रहे हैं कि जब आपने फ्लूइड देना है तो एक तो उसकी डेली रिक्वायरमेंट है फ्लूइड की, वो तो आपने पूरी करनी ही है। ठीक है, अब पेशेंट जब आपके पास आया हो सकता है वो ऑलरेडी डेफिशिएंट हो कि उसने बहुत ज्यादा वॉमिटिंग करके आया है, बहुत ज्यादा डायरिया था, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग करा के आया है, तो उसका एक ऑलरेडी फ्लूइड डेफिशिएंसी है जो आपने पूरी करनी है, आपने उसको भी कंपेंसेट करना है। ठीक है, और फिर एक तीसरी चीज है जो ऑनगोइंग लॉसेस के आगे चल रहे हैं, जब वो दाखिल हो गया आपने एनजी डाल दी, एनजी में रोज 1000 ml आ रहे हैं या उसको मोशंस देखेंगे और रोज वो 1000-1500 ml की स्टूल पास कर देते हैं, तो वो भी आपने मैयर करना है, उसको भी आपने एंटिसिपेट करना है, उसको भी आपने रिप्लेस करना है। ठीक है, सो इतना सिंपल नहीं है कि सिंपली आपको जो 60 किलो का तुम्हें 2300 ml फ्लूइड देना है, इट्स नॉट दैट सिंपल। आपने उसके प्रीवियस लॉसेस भी पूरे करने हैं और आपने उसके फ्यूचर लॉसेस जो है ना उनको भी कंसिडर करना है कि क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है, there has been much controversy in the literature regarding the respective merits of crystalloids versus colloid replacement. There is no consensus on this topic and the usual advice is to replace like with like। ठीक है, so trauma में आपको हमेशा कहते हैं कि blood को blood से रिप्लेस करें, that is the best solution। कोलॉइड्स जो है ना, कोलॉइड्स की बहुत कंट्रोवर्सीज हैं, बहुत सारी स्टडीज आ चुकी हैं, ट्रॉमा में पहले लोगों ने एल्बुमिन भी दी है, डेक्सट्रान भी दी है, कोई फायदा नहीं। ठीक है, बेस्ट चीज क्या है? बेस्ट चीज है ब्लड। जब तक ब्लड नहीं है तो आप क्रिस्टल्स देके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। जो इमीडिएटली आप दे रहे होते हैं क्रिस्टल्स वो भी आप मैक्सिमम 2 लीटर से ज्यादा आपको नहीं देना चाहिए। 2 लीटर क्रिस्टल के बाद आपको ब्लड से रिप्लेस करना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो ये तो हमने कर लिया, दोबारा सिनेरियो आ गया। सो हमारे पेशेंट का ना सीटी स्कैन हुआ, ठीक है, उस पे उसकी थिक वॉल्ड स्मॉल बाउल थी और सस्पेशन आ गया कि मेसेंटेरिक इस्कीमिया है। एनजी आपने उसको डाली हुई है, फोडीज डाला हुआ है, वजन उसका 60 किलो है, उसका मेंटेनेंस फ्लूइड आपने कैलकुलेट किया 150-20 रूल से, तो वो निकला है 2400 ml। ठीक है, सो अगले दिन सुबह आपने आके पेशेंट को देखा, ठीक है, 2400 ml के आपने पहले दिन पे ऑर्डर्स डाल दिए थे। पल्स उसकी 90 है, ब्लड प्रेशर 110/70 है, रेस्पिरेटरी रेट 12 पर मिनट है, एनजी में 1200 ml फ्लूइड आया हुआ है और यूरिन आउटपुट उसका 1000 ml। ठीक है, आज का उसका सोडियम 140 है, पहले 144 था, पोटेशियम पहले 3.6 था, अब 3.1 हो गया है, क्रिएटिनिन 1.2 है, यूरिया 15 है। ठीक है, आज क्या ऑर्डर करेंगे? हाँ जी अमीन आप बताओ।
सर हम इसका फ्लूइड ज्यादा करेंगे क्योंकि एनजी आउटपुट भी आ रहा है। तो हमने हम इसका लास्ट 24 आवर्स में 2400 ml फ्लूइड दिया, ठीक है। जी जी आप बताएं इस आज कितना ऑर्डर करना चाहते हैं? सिर्फ अमाउंट ऑफ फ्लूइड पहले बता दें, क्या क्या ऐड करना चाहिए इसमें एनजी 2400 का। प्लस 1200। हाँ जी प्लस 1200। अच्छा और कोई? ठीक है, और किसी और के जहन में कुछ और? सर पोटेशियम रिप्लेस करेंगे ना उसके साथ, 3.1 थोड़ा कम है पोटेशियम जो है ना नॉर्मल साइन के साथ। अच्छा अच्छा फ्लूइड में सर इसको ग्लूकोज भी देंगे एनर्जी के लिए? सलाइन से रिप्लेस करेंगे। मैं सिर्फ अभी ये पूछ कि वॉल्यूम अमाउंट कितना, ऑफ फ्लूइड पूछ रहे हैं। वॉल्यूम कितना देना है, कौन सा ना वॉल्यूम कितना देना सर आप कम कर देंगे, 100 ml पर आवर के हिसाब से यूरिन आ रहा है, इट्स टू मच। तो जो है अब हम इसकी आउट सुमेरा कहाँ पे आ रहे हैं 100 ml पर आके? अच्छा आपने ये लिखा है ना सलाइन एट द रेट 100 ml पर आवर। ठीक है सर 2400 प्लस 1200 मेंटेनेंस प्लस मेंटेनेंस लॉसेस रिप्लेस करेंगे। और सर इनसेंसिबल जो फ्लूइड है लॉस है वो भी ऐड करेंगे? कौन सा इनसेंसिबल? जैके रेस्पिरेटरी से और स्किन से जो रेस्पिरेटरी रेट 12 है, नॉर्मल है। फीसिस में फीसिस तो सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, भी उसको तो नहीं होगा सर 36 कर दें 400 ml। Does everybody agree कि 2400 प्लस 1200 3600 ml फ्लूइड दे दें या किसी और का कोई और जहन में आइडिया? जी सर इसमें एडिशनल फ्लूइड 3600 देंगे। दे दें बेटा। थर्ड स्पेसिंग हो रही है because he is undergoing mesenteric ischemia, so there is ongoing losses into the third spaces, so we have to add additional fluid for this patient. कितना फ्लूइड देना है, मेरे सवाल का जवाब दो ना आशिफ, कितना फ्लूइड देना है? More than 4 liters हो जाएगा सर। तो 4 लीटर क्यों देना चाहते हैं? तो थर्ड स्पेस लॉस भी तो हो रहा है ना उसके एब्डोमेन में। थर्ड स्पेस लॉस हो रहा है, ठीक है, तो आपने अपने पैरामीटर के हिसाब से डिसाइड करना है ना। अच्छा यूरिन आउटपुट रिप्लेस करना है? नहीं क्यों? तो इतना तो काफी फ्लूइड है। का पार्ट होता है। अच्छा, कम है 1500 होना चाहिए। ठीक है 1500 होना चाहिए, लेकिन अच्छा अब मेरी बात समझा। सो पेशेंट को हमने दिया 2400 ml फ्लूइड, 2400 ml फ्लूइड के हिसाब से उसका आया 1000 ml यूरिन आउट, ठीक है, और उसका 1200 ml चला गया एनजी आउट, ठीक है। सो आई एग्री कि यूरिन आउटपुट उसका आइडियल नहीं है, लेकिन इसका मतलब है कि फिर भी ठीक यूरिन वो प्रोड्यूस कर रहा है, इतना ज्यादा अंडर हाइड्रेटेड भी नहीं है। अगर आप आज भी ये चीज कंटिन्यू करेंगे तो कल तक शायद 400-500 ml यूरिन भी नहीं, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि उसका जो आप फ्लूइड दे रहे हैं काफी सारा फ्लूइड जो है वो एनजी से लूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने उसको रिप्लेस जरूर करना है। तो जितना भी जो अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप आते हैं तो जितना भी फ्लूइड एक्स्ट्रा लीक हो रहा होता है वो सारा आपने उसमें ऐड करना होता है। ये जो हम 2400 पहले दे रहे थे इट इंक्लूड्स द इनसेंसिबल लॉस। 2400 हमने इसी वजह से कैलकुलेट किया था कि इस 2400 ml फ्लूइड पेशेंट को चाहिए ताकि उसका ब्रीदिंग वाला पानी भी कवर हो जाए और जो उसने यूरिन बनाना है वो भी इसमें कवर हो जाए, ठीक है। सो यूरिन आउटपुट इज अ पार्ट ऑफ दिस मेंटेनेंस फ्लूइड, उसको आपने रिप्लेस नहीं करना होता। इनसेंसिबल लॉसेस आर अ पार्ट ऑफ दिस 2400 ml, उसको आपको रिप्लेस नहीं करना होता, ठीक है। तो अगर 2400 ml यूरिन आउटपुट में मेरा एक 1500 ml का यूरिन आउटपुट आ जाता है तो मैं बहुत खुश होता कि यार ये बिल्कुल एडिक्वेट है, लेकिन उसका यूरिन आउटपुट क्योंकि कम जा रहा है इसका मतलब है कि उसको फ्लूइड जो है हमने कम दिया है और वो हमारा यहाँ से कंफर्म हो रहा है कि हमारा फ्लूइड जो है ना वो सारा एनजी में जाया होगा, ठीक है। सो आपने टेक्निकली स्पीकिंग पिछले 24 घंटे में जो 2400 दिया उसमें 1200 ml तो एनजी से बाहर आ गया, तो टोटल फ्लूइड आपने उसको तकरीबन 1200 ml दिया, ठीक है। तो दैट इज नॉट इनफ। तो अब आप उसको आज के दिन उसको एटलीस्ट 3600 ml फ्लूइड लें, ठीक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि इट्स नॉट लाइक कि आपने अगले दिन आके असेस करना होता है। अगर आप शाम को आके देखते हो और एकदम शाम को किसी ट्रेन में या किसी एनजी में या किसी शोवा में एकदम बहुत ज्यादा आउटपुट आती है तो आप उसको शाम को ही रिप्लेस कर दें, ठीक है। दूसरी चीज है कि यूरिन आउटपुट इज नॉट समथिंग जो आप 24 घंटे के बाद मेजर करते हैं। आपके पास पेशेंट सस्पेक्टेड मेसेंटेरिक इस्कीमिया का है और आप उसको 24 घंटे बाद यूरिन आउटपुट देखेंगे, वो भी लॉजिकल बात नहीं है। अगर मैं शाम को कॉल पे हूँ, मैं शाम को पेशेंट को आके देखता हूँ तो मैं उसका यूरिन मैं देखूँ, या तो आप आवरली देख रहे हैं वो बेस्ट सिचुएशन है, वरना आप कम से कम 8 आवर्स की शिफ्ट टू सिस्टर भी लिखती होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे पिछले 8 घंटे में कितना यूरिन आउटपुट आया है।
सो 60 kg के बंदे का 8 घंटे में 500 ml यूरिन आउटपुट आना चाहिए 1 ml kg के हिसाब से, ठीक है। तो 6 8 40 480 ml उसका यूरिन आउटपुट आना चाहिए। अगर मैं देखता हूँ कि पिछले 8 घंटे में 500 ml यूरिन आउटपुट नहीं आया, तो शायद मैं उसको 500 ml का बोलस एडिशनल दे दूंगा कि यार ये अंडर हाइड्रेटेड है, इसको मुझे फ्लूइड और देना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने साथ साथ कंसिडर करनी होती है। तो इस पेशेंट की फ्लूइड रिक्वायरमेंट एटलीस्ट 3600 ml या 4 लीटर भी दे देंगे तो कोई हर्ज नहीं है। काशिफ से मैं एग्री कर रहा था लेकिन वो लॉजिक नहीं बताया था, तो 4 लीटर देने में कोई हर्ज नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ओवर हाइड्रेटेड रखेंगे बिकॉज यू वांट अ गुड यूरिन आउटपुट इन दिस पेशेंट, ठीक है। अब फ्लूइड तो हमने बढ़ा दिया, फ्लूइड कौन सा देना है? अब नॉर्मल सेलाइन विद तो पहले पोटेशियम हम 5% डेक्सट्रोज हाफ हाफ सेलाइन दे रहे थे ना, सोडियम अब हो गया 144 से 140 ठीक है। और सर, एक पोटेशियम question 3.1 है, से सर। 3.6 हमने सोडियम से ज़्यादा हमारा थोड़ा सा ड्रॉप, पोटेशियम हमारा काफी ड्रॉप है, ठीक है। तो शायद हमने उसके पोटेशियम इतना रिप्लेस नहीं किया। हाँ जी रिजवान, आप क्या पूछ रहे हैं? Sir, urine output is 1000 ml, that is not replaced. तो जो हमें adequate है वो 1400 यानी इस वेट के हिसाब से वो चाहिए ना, तो वो 400 remaining it should be replaced or not, जो हमें adequate चाहिए, ऐसा नहीं है, तो ठीक वो है। भी 400 एक्स्ट्रा दे सकते हैं सर? नहीं, ऐसा नहीं है कि जी मेरा यूरिन आउटपुट कम आ गया तो मैंने 400 ml देना है। आपने अपना फ्लूइड कैलकुलेट करना है ताकि ये बढ़े, ठीक है। अब उसके लिए जरूरी नहीं कि 400 ml देने से ही बढ़ जाए। अब देखो ना, मुझे हमने तो इसमें 1600 ml ऐड कर दिया, ठीक है। अगर आप सिर्फ यूरिन के हिसाब से फ्लूइड कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे तो वो भी काफी नहीं, ठीक है। सो आपको देखना है कि मैंने जो फ्लूइड दिया था वो गया किधर, यूरिन आउटपुट क्यों नहीं बढ़ा, ठीक है। सो यू विल हैव पेशेंट्स विद पैंक्रियाटाइटिस, उनको आप 5 लीटर फ्लूइड दे चुके होंगे, उनका यूरिन आउटपुट फिर भी 700 ml आया होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको पैंक्रियाटाइटिस की वजह से उनकी कैपिलरीज वीक हुई होती है और सारा फ्लूइड थर्ड स्पेस में जा रहा होता है। उसमें आपको हो सकता है कि यहाँ पे कुछ भी ना मिल रहा हो, उनकी एनजी में भी कुछ नहीं आ रहा होगा, उनकी कोई ड्रेन्स भी प्लेस नहीं होंगी, लेकिन उनका यूरिन आउटपुट जो है ना, आपने 5 लीटर फ्लूइड दिया हुआ है और उनका यूरिन आउटपुट 700 ml आया हुआ है, तो इसका मतलब है कि उस पेशेंट को थर्ड स्पेसिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो आपको और फ्लूइड फिलहाल तो देना पड़ेगा। मे बी आप उसमें शायद कोलॉइड ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ यूरिन आउटपुट की बेसिस पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं नहीं तो आप सर, डॉक्टर साहब बेसिकली ये पूछना चाह रहे थे कि जो हमने 2400 प्लस 1200 किया है और इस पेशेंट का नॉर्मल यूरिन आउटपुट 1400 होना चाहिए जो कि 1000 है, तो वो जो 400 है तो इसको 2400 प्लस 1200 प्लस 400 होना चाहिए या नहीं? बेसिकली वो ये पूछना चाह रहे थे। कि आप अगर लेट से आप एनजी आउटपुट को कर देंगे, एनजी में कुछ भी नहीं है, ठीक है। पेशेंट को आपने 2400 ml दिया था और उसका यूरिन आउटपुट आया हुआ 1000 ml, ठीक है। तो क्या इसको सिर्फ 400 ml देने से मेरा कंपनसेशन हो जाएगी? तो मे बी इसका आंसर यस नहीं होगा। बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी, वो नहीं होगा। हाँ ठीक है ना। इट्स नॉट लाइक कि आपने सिर्फ यूरिन का डेफिसिट देखना और वो रिप्लेस करना, ठीक है। ठीक तो है, आपने ओवरऑल पेशेंट को देख के कैलकुलेट करना है कि आपका पर आवर यूरिन आउटपुट एडिक्वेट आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ठीक है। तो अगर मैं 4 लीटर भी देता हूँ और शाम को मैं आके देखता हूँ उसका यूरिन आउटपुट 500 ml आया हुआ है, तो मैं 5 लीटर भी आपको दे दूँ। फिजियोलॉजी पैथोलॉजी ऐसी है डिजीज की, वो सारा फ्लूइड का लीक कर रहे हैं, मुझे अपना टारगेटेड यूरिन आउटपुट फिर भी बनवाना है, वरना मेरी किडनी शट डाउन होना चाहिए। तो यूरिन आउटपुट के हिसाब से आपने वो आवरली रेट के हिसाब से आपने कैलकुलेट करना है कि मेरा पर आवर कैसे फ्लूइड है, ठीक है। सो नॉर्मली जब आप फ्लूइड का ऑर्डर करते हैं ना, तो आप पर डे नहीं, जब आईसीयू में पेशेंट होता है, इस तरह के पेशेंट नॉर्मली एचडीयू में आईसीयू में होते हैं, तो यू आर गिविंग योर ऑर्डर्स एट 100 ml पर आवर, ठीक है। तो आप कहते हैं जी फ्लूइड को चला दें 100 ml पर आवर पे, फिर आप घंटे बाद आके यूरिन आउटपुट देखते हैं, यूरिन आउटपुट जो है सिर्फ 40 ml आया, ठीक है। तो अगला ऑर्डर क्या आएगा? अगला ऑर्डर ये नहीं आएगा इसमें 1 लीटर ऑर्डर कर दो, अगला ऑर्डर आएगा यार इसको बढ़ा दो 120 ml पर आवर, ठीक है। फिर आप घंटे बाद दोबारा आके देखते हैं यूरिन आउटपुट कितना आ रहा है, अब वो आ गया 50, ठीक है। तो 50 पे आप फिर भी कुछ सेटिस्फाइड है, आप इसको 140 ml पर आवर भी लेके जा सकते हैं। तो वो आप इस तरह साथ साथ उसको चेंज कर रहे होते हैं, वो एंड पे टोटल कैलकुलेशन खुद ही बन जाती है कि जी वो एक कल तो मुझे पूरा 5 लीटर फ्लूइड देना पड़ गया इस यूरिन आउटपुट को अचीव करने के लिए, ठीक है। सो आप लीटर नहीं ऐड कर रहे होते, आइडियली स्पीकिंग आप पर आवर साथ साथ जो है ना फ्लूइड को एडजस्ट कर रहे होते हैं। दिस इज समथिंग जो आईसीयू में ऑनगोइंग साथ साथ चल रही होती है, आपकी एनेस्थीसिया की टीम या आपकी क्रिटिकल केयर की टीम जो है ना हर चीज साथ साथ कैलकुलेट कर रही होती है, ठीक है। तो ये तो हम सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम अगले दिन आके देख रहे हैं, वरना इतना सीरियस मरीज जो एचडीयू में पड़ा हुआ है मेजेंटेरिक इस्कीमिया के, उसकी 24 घंटे के बाद असेसमेंट नहीं हो रही कि वो घंटा पे असेस हो रहा होगा, साथ साथ उसका फ्लूइड बढ़ाया जा रहा होगा, तो उसमें वो पर आवर यूरिन आउटपुट को देख रहे होंगे और उसके हिसाब से अपना इनपुट जो है ना वो बढ़ा देंगे, ठीक है। और एडिशनल जो भी निकल रहा होगा उसको भी रिप्लेस किया जा रहा होगा।
अच्छा जी, so your patient is planned for an emergency nephrotomy. How would you like to manage his perioperative fluids? ठीक है, so अभी तो हमने उसको फ्लूइड दे दिया, अब कुछ और कंसीडर करना है जब उसकी नेफ्रोटमी होनी। तो सुबह आके आपने ब्लड अरेंज कर, ठीक है, ब्लड अरेंज करना है। और so सर क्या अब तो रेस्पिरेटरी लॉस ज्यादा हो जाएगा ना जब वो लेप्रोटमी में जाएगा, तो वो 431 के हिसाब से कोई फ्लूइड्स दे रहे होते हैं एनेस्थीसिया वाले। वो जो 4321 है ना, वो एग्जैक्टली वही चीज है जो आप 150-20 कर रहे होते हैं। सो व्हेन यू से 150 and 20 दैट इज फॉर 24 आवर्स, ठीक है। तो जब आपने 24 आवर्स का रेट कैलकुलेट करना होता है तो वो निकला है 2400, ठीक है। अगर आप कहते हैं मुझे आवरली मेंटेनेंस बताओ, तो उसका रूल है 421 कि पहले 10 kg के लिए 40, नेक्स्ट 10 kg के लिए 20, और उसके बाद जितना भी होगा वो 1 ml पर kg के हिसाब से। तो अगर आप उससे भी कैलकुलेट करते हैं तो ये 40 हो गया पहले 10 kg का, अगले 10 का 20 ऐड हो गया, और अगले जो 40 किलो थे उनका 40 ऐड हो गया। तो ये कितना बन गया? ये भी बन गया 100 ml पर आवर। इन पे आपका आंसर वही 2400 ml ही बना, ठीक है। तो ऐसे पर आवर और 24 आवर्स में कैलकुलेट करने की जरूरत है। सवाल ये है कि क्या जो हम प्री ऑपरेटिव फ्लूइड दे रहे थे ड्यूरिंग सर्जरी भी उतना ही फ्लूइड चाहिए उसको, या एडिशनल फ्लूइड चाहिए? अब उसकी बॉडी कैविटी ओपन हो गई है तो उसमें जो वो लॉस है वो ज्यादा है, ठीक है, तो हमें ठीक है। सो आप सही कह रहे हो। सो जब पेशेंट ऑपरेटिव टेबल पे जा रहा है तो उसकी फ्लूइड रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी, बिकॉज एक तो ऑनगोइंग ब्लड लॉसेस हैं वो भी ऐड हो गए। उसके अलावा जब आप लेप्रोटमी करके एब्डोमेन को ओपन करते हैं तो उसमें अच्छा खासा फ्लूइड है वो एवेपोरेट होके जाया हो रहा होता है, आपने उसको भी रिप्लेस करना होता है, ठीक है। फिर दूसरा आपकी जो रेस्पिरेटरी वेंटिलेटर पे पेशेंट जाता है तो उसका रेस्पिरेटरी जो लॉसेस है वो भी बढ़ सकते हैं, तो वो भी साथ साथ आपने कंसिडर करना है। तो वो हर चीज जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। सो पेरी ऑपरेटिव पीरियड में आपने जब देखना होता है तो 3 मेन चीजें हैं, प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव, ठीक है। तो प्री ऑपरेटिव हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपने उसके जो प्रीवियस लॉसेस थे आपने उसको मेंटेन किया, एक एडिक्वेट यूरिन आउटपुट उसको लेके आगे, तो आपने प्री एग्जिस्टिंग वॉल्यूम एंड इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मैलिटी थी को करेक्ट किया और ऑपरेशन से पहले पेशेंट को रेडी किया फॉर सर्जरी, ठीक है। Intraoperative fluid management requires replacement of pre-operative deficit as well as ongoing losses, ठीक है। तो अगर ये पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में डायरेक्टली आता है और डायरेक्टली ओआर लेके जाते तो इसके ऑलरेडी कुछ फ्लूइड लॉसेस थे जो पहले से चल रहे थे इसको, और उसके अलावा उसके ऑनगोइंग लॉसेस ड्यूरिंग सर्जरी भी चल रहे होंगे, तो एनेस्थीसिया वालों ने उस हर चीज को कंसीडर करके रिप्लेस करना होता है, ठीक है। तो पेशेंट इज ऑलरेडी डेफिशिएंट इन फ्लूइड्स और उनका जो है ना पर ऑपरेटिव लॉसेस भी ज्यादा हो रहे हैं, तो इस पेशेंट में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे चल रहा होता है फ्लूइड इलेक्ट्रिक, ठीक है। So intraoperative losses include maintenance fluids for the duration of the case and third space losses, ठीक है। अब कैसे डिसाइड करते हैं एनेस्थीसिया वाले की जी लेप्रोटमी है तो मैंने कितना फ्लूइड ऐड करना है, तो वो उनकी बुक में लिखा हुआ है, उनको तरीके सिखाए हैं, हमें याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक मेजर लेप्रोटमी अगर हो रही है, बड़ा फुल एब्डोमेन अगर ओपन हुआ है, तो उसमें वो तकरीबन 500 से 700 ml पर आवर एक्स्ट्रा फ्लूइड दे रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह अपेंडेक्टमी में वो इतना फ्लूइड एक्स्ट्रा नहीं दे रहे होंगे, वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में इतना फ्लूइड एक्स्ट्रा नहीं दे रहे होंगे, बिकॉज उसमें एवेपोरेशन नहीं हो रही ज्यादा। लेप्रोटमी में इनसेंसिबल लॉसेस ज्यादा हो रहे होते हैं, ठीक है। तो वो उनकी अपनी असेसमेंट है, वो उन्होंने असेस करना होता है, ठीक है। और वो भी किसी चीज पे रिलाई कर रहे होते हैं, यूरिन आउटपुट, ठीक है। एंड पे एनेस्थीसिया वाले भी यूरिन आउटपुट को देख के उसके हिसाब से चल रहे होते हैं कि यार एडिक्वेट यूरिन आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब बहुत सारी सिचुएशन में यूरिन आउटपुट जो है ना वो रिलायबल इंडिकेटर नहीं रहता, फिर क्या ऑप्शन? फिर सीवीपी करेंगे हम, सीवीपी जितनी भी मेजर सर्जरीज होती है उसमें फ्लूइड मैनेजमेंट के लिए यूरिन आउटपुट इज नॉट रिलायबल, बिकॉज बहुत सारी पोजीशन जब आप पेशेंट को फुल हेड डाउन कर दे, ठीक है, पेशेंट की आप सर्जरी एब्डोमेन में आपने लिवर को पेल्विस पैक किया हुआ है या कुछ भी किया हुआ है, तो आपका यूरिन आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। सो यूरिन आउटपुट जो है ना रिलायबल इंडिकेटर नहीं रहता। बेस्ट इंडिकेटर क्या है? सीवी प्रेशर की मेजरमेंट, की सीवी प्रेशर को आप 8 से 12 के बीच में रखें, दैट विल टेल यू कि आपका एग्जैक्टली फ्लूइड रिक्वायर्ड जो है वो मौजूद है या नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो ऑनगोइंग ब्लीडिंग हो रही होती है उसको आइडियली ब्लड को ब्लड से रिप्लेस करना चाहिए। जब तक ब्लड नहीं आता तो वही 1:3 का रूल है कि अगर 1 लीटर ब्लड लॉस हुआ है तो वो 3 लीटर एडिशनल क्रिस्टल्स लगा देंगे पेशेंट, ठीक है। लेकिन वो बहुत ज्यादा ये नहीं कर सकते, सो आप मैक्सिमम 1 लीटर ऑफ ब्लड को 3 लीटर ऑफ क्रिस्टल्स से रिप्लेस करेंगे। इससे ज्यादा जब आप क्रिस्टल्स देंगे तो वो सारा के सारे कोएगुलेशन फैक्टर डाइल्यूट होंगे और प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। Intraoperative insensible and third space fluid losses depend on the size of the incision, extent of tissue trauma and dissection.
and can be replaced with appropriate volume of lactated ringer solution. ठीक है, सो ये नीचे लिखा भी हुआ है, स्मॉल इंसिजन अगर हैं तो आप 1 to 3 ml per kg per hour जो है उसको रिप्लेस करेंगे, जो मीडियम साइज है वो 3 to 7 ml per kg per hour है, और जो लार्ज इंसिजन है वो 9 to 11 ml per kg per hour आपने जो है उसको रिप्लेस करना है। ठीक है, तो अगर 60 kg का बंदा है तो 10 ml के साथ तकरीबन 600 ml फ्लूइड आपके एडिशनल एवरी आवर देना होता है जब मेजर लिपोटमी हो रही होती है। तो सो याद रख ले तो अच्छी बात है, लेकिन आई थिंक इतना कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट। अब पोस्ट ऑपरेटिव क्या हो रहा है? पोस्ट ऑपरेटिव जो है ना, सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इनटू साइट्स ऑफ इंजरी और ऑपरेटिव ट्रॉमा कैन कंटिन्यू 12 और मोर आवर्स आफ्टर ऑपरेशन। ठीक है, तो जब सर्जरी हो रही होती है उसके बाद फ्लूइड जो है ना वो सारा थर्ड स्पेस में जा रहा होता है, कैपिलरीज आपकी लीक कर रही होती है, तो बाज़ औक़ात पोस्ट ऑप भी आपको पेशेंट को थोड़ा सा ज्यादा फ्लूइड देना पड़ रहा होता है अपना टारगेटेड यूरिन आउटपुट मेंटेन करने। ठीक है, so you are trying to maintain a urine output of 1 ml per kg per hour. GI losses that exceed 250 ml per day from NG or gastrostomy tube should be replaced. ठीक है, so अगर आपने NG डाली हुई है और वो 250 ml से कम फ्लूइड आ रहे हैं तो उसको रिप्लेस करने की जरूरत है, बिकॉज नॉर्मली आप जो रिप्लेसमेंट जो मेंटेनेंस फ्लूइड दे रहे होते हैं उसमें आपने कंसीडर किया होता है कि 250 से 300 ml स्टूल बने। ठीक है, इन पेशेंट में जो है एनपीओ पड़े होते हैं, स्टूल नहीं बन रहा होता है, एनजी में फ्लूइड आ रहे हैं, तो 100-200 ml की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, उससे ऊपर जितना भी फ्लूइड है आपने उसको रिप्लेस करना है। इसी तरह जो स्टोमा बैग्स होते हैं, स्टोमा बैग में 200-300 ml का स्टूल आ रहा है तो दैट इज नॉर्मल, उसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। अगर उससे ज्यादा है तो आपने उसको रिप्लेस करना है। ठीक है, अगर एनजी 250 से ज्यादा है उसको आपने रिप्लेस करना है। कोई भी ड्रेन्स पड़ी हुई है एब्डोमेन में तो नॉर्मली ड्रेन्स नहीं होती। ठीक है, तो अगर ड्रेन में जो फ्लूइड आ रहा है उसको आपने रिप्लेस करना है। ठीक है, किस फ्लूइड से रिप्लेस करेंगे? अपर रिंगर लैक्टेट से। तो नॉर्मली आप अपर जीआई की सिक्रीशंस को रिंगर लैक्टेट से रिप्लेस करते हैं और लोअर जीआई को आप नॉर्मल सलाइन से। लेकिन कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में, आप दोनों को दोनों से करने कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने रिप्लेस जरूर किया। Mobilization of perioperative third space fluid losses typically begins 2 to 3 days after operation. ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पेशेंट्स को जो है ना 2-3 दिन के बाद एकदम जो है ना जितना उनका बॉडी में एडिमा हुआ होता है और थर्ड स्पेस में फ्लूइड क्या होता है, जब वो रिकवर करना शुरू करते हैं तो वो सारा जो है ना एकदम आप नोट करते हैं कि ये एकदम पेशेंट का यूरिन आउटपुट बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, तो अगर आप पेशेंट का डेली देख रहे हो ना कि मैंने टोटल इनपुट कितना दिया और आउटपुट कितना आया, तो लेट्स से आपने फर्स्ट पोस्ट ऑफ डे पे 3 लीटर फ्लूइड दिया था और उसका यूरिन आउटपुट जो है ना 1.5 लीटर आया था। ठीक है, सेकंड डे पे भी आपने उसको जो है ना 3 लीटर फ्लूइड दिया, यूरिन आउटपुट का 1.5 लीटर आया। थर्ड डे पे आपने देखा कि इनपुट भी 3 लीटर है और यूरिन आउटपुट भी 3 लीटर है। इसका मतलब है कि पेशेंट जो है ना अब डायरेक्टिक फेज में आया हुआ है और वो सारा फ्लूइड जो थर्ड फेज में गया हुआ था अब वो वापस वेसल्स में आके बॉडी उसको क्लियर कर रही है। तो इसका मतलब है बॉडी का जो फ्लूइड स्टेटस है वो अब वापस रिकवरी की तरफ आ रहा है। ऐसे में आपको अपना फ्लूइड थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर नोट कर रहे हो तो पता चलता है, वरना बाज़ का पता ही चलता है पेशेंट खुद ही इसमें रिकवर करता है। Anticipation of post-operative fluid shifts to prompt careful evaluation of the patient's volume status and, if needed, consideration of diuresis before the development of symptomatic hypervolemia. ठीक है, तो अगर आपके थर्ड स्पेसिंग बहुत ज्यादा है, एडिमा बहुत ज्यादा है और पेशेंट रिकवर नहीं कर रहा तो आप पेशेंट को डायूरीज भी कर सकते हैं ताकि वो सारा फ्लूइड जो है वो निकले बॉडी से। ठीक है, हमारे पेशेंट की सर्जरी होगी। पेशेंट वाज फाउंड टू हैव इंटरनल herniation of small bowel with necrosis of a large part of small bowel. He underwent dissection of approximately a lot of jejunum and ileum. पीछे जाना उसकी 100 सेंटीमीटर ऑफ जेजुनम रह गई थी, 30 सेंटीमीटर ऑफ आइलियम रह गई थी और इन दोनों को आपने जो है स्टोमा बना के बाहर निकाला। ठीक है, अब एक डबल बैरल स्टोमा बना हुआ है जिसमें 100 सेंटीमीटर पीछे जेजुनम है, 30 सेंटीमीटर आइलियम और पेशेंट आ गया वार्ड में आपके पास। नाउ ही हैज अ हाई आउटपुट जेजुनोस्टोमी। ठीक है, अब क्या करें? हाउ विल यू मैनेज हिज आइलियम? इसको टीपीएन स्टार्ट करेंगे। इसको टीपीएन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब आपके पेशेंट की क्या कंडीशन है? शॉर्ट बाउल सिंड्रोम। शॉर्ट बाउल सिंड्रोम है, 100 सेंटीमीटर की जेजुनम है। अब उसका प्रॉब्लम क्या होगा कि बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे इसकी वजह से। ठीक है, तो अगर आप इस पेशेंट को ओरल शुरू कराते हैं तो वो 1500 से 2000 ml तो स्टोमा में उसका आता रहेगा। तो अभी आपने इसकी बावल को रेस्ट देना है और आपने इसको टीपीएन पे मैनेज करना है और जो भी जेजुनोस्टमी में आ रहा है उसको आपने रिप्लेस करना है। ठीक है,
सो व्हाट इलेक्ट्रोलाइट एंड मेटाबॉलिक एब्नॉर्मैलिटीज, तो इसमें हर चीज ही जाएगी। इसमें पेशेंट के न्यूट्रिएंट लॉसेस भी होते हैं, इसमें उसके इलेक्ट्रोलाइट लॉसेस भी हो रहे हैं, इसमें उसकी विटामिन्स लूज हो रही हैं। कौन इसमें आपके लॉस हो रहे हैं विटामिन विटामिन B12 B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही और फिर नहीं हो रही है सो आपकी ये भी जा रहा प्रॉब्लम है, एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन भी ADEA के सारी फालिक होगी। ठीक है, क्या इस पेशेंट को न्यूट्रिशन की जरूरत होगी? यस बिल्कुल है। यस सो अगर इसको न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो ऑब्वियसली मैलनरिश होगा और ये आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट होना शुरू हो जाएगा। न्यूट्रिशन कैसे देना है इसको? अब इस पेशेंट को तो प्रोलॉन्ग न्यूट्रिशन चाहिए। अब बताएं इसको न्यूट्रिशन कितना देना है, कितनी कैलोरीज देनी है, कैसे देना है? 60 kg वेट, 60 kg वेट इसको सर 30 to 40 किलो कैलोरीज पर केजी के हिसाब से देंगे। तो यू वांट टू गिव हिम 30 to 40 किलो कैलोरीज। ठीक है, तो हम 30 भी लगाएं तो आप इसको 1800 कैलोरीज देना चाहिए। ठीक है, मान लिया ठीक है 30 किलो कैलोरीज जैसे, तो 30 कैलोरी के हिसाब से आप इसको 1800 कैलोरीज देना चाह रहे हैं। कैसे दें? उसमें अब हमें मैनेज करना है ना, उसमें हमने ग्लूकोज से कितना देना है, अमाइनोवेल कितना देना है, लाइपोसेन कितना देना है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट कितने परसेंट देनी है? 60% दे रहे हैं। 60%, 60 20 10 60 20 4 20 4 4 60 20 20। ठीक है, अच्छा अब एक और सवाल है, क्या प्रोटीन जो देते हैं आप वो कैलोरी काउंट में इंक्लूड होते हैं कि नहीं? सर होती हैं, बात सवाल करें। होती हैं। नहीं सर, सिर्फ दो फैट और कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं ताकि प्रोटीन यूटिलाइज ना हो। नहीं, तो लेकिन वो कैलोरी काउंट में तो इंक्लूड होती हैं। तो इस पे आपको डिफरेंट बुक में डिफरेंट चीजें मिलेंगी। आइडियली स्पीकिंग पेशेंट की प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी है? तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट का ना कैलोरी से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोटीन पेशेंट को इररिस्पेक्टिव ऑफ कैलोरीज चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं पेशेंट की 1800 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से पूरी कर भी लूँ ना, तो मुझे उसको फिर भी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोटीन देनी है उसके नॉर्मल डेली फंक्शंस के लिए। ठीक है, वो प्रोटीन कितनी देनी है उसको? 9 4 4 के हिसाब से आई थिंक 4। अगर आप और बात कीजिए कि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन से कितनी कैलोरी आती है, ये नहीं। अच्छा मैं पूछूं कि एक सर ये नहीं पता। डेली मिनिमम कितनी प्रोटीन चाहिए? 50 grams 150 to 200 मिली इक्विवेलेंट्स पर डे रिक्वायरमेंट होती है। ये सर ये पॉइंट 10 से लेकर 0.20 जो है ना वो आगे ग्राम पर केजी इस तरह है, पर डे का है फार्मूला है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन, वो तो नाइट्रोजन है। ठीक है ना, वो नाइट्रोजन की बात करता है। छोड़ देना। ठीक है, तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी है? 1 to 2 ग्राम्स पर केजी पर डे। ठीक है, तो एक 60 केजी के बंदे को आपने कम से कम 60 ग्राम जो है ना प्रोटीन देनी है ताकि वो अपने नॉर्मल डेली फंक्शन जो है ना वो कैरी आउट कर सके। ठीक है, वो फंक्शन जो एसेंशियल है सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन उसको हर हाल में आपने देना ही देना है। वो उसका कैलोरी काउंट से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, उसको आप इंक्लूड करें या ना करें, उसको आपने 60 ग्राम प्रोटीन देना ही देना। ठीक है, तो एक जनरल रूल ये होता है कि जो आप प्रोटीन्स दे रहे होते हैं उसको आप कैलोरी काउंट में इंक्लूड नहीं करते। 60 ग्राम उसको आपने अलग दिया और आपने जो कैलोरीज देनी है वो आपने 70 कार्बोहाइड्रेट से और 30% जो है ना आपने लिपिड से पूरी करनी। ठीक है, अब मुझे बताएं कि 1800 कैलोरीज आप कैसे देंगे इसको? सर एक क्वेश्चन है, अगर हम इरिस्पेक्टिव टू कैलोरीज हम प्रोटीन दे तो रहे हैं, लेकिन हम जो प्रोटीन दे रहे हैं उसकी हम एनर्जी कैलोरीज लेते हैं टोटल काउंट में या नहीं? ये बिल्कुल माइनस कर देते हैं। तो प्रोटीन की कैलोरी जो है ना अगर आप वो कैलकुलेट कर भी लें तो बहुत ज्यादा कैलोरीज बनती भी नहीं है प्रोटीन। ठीक है, तो नॉर्मली जब आप प्रोटीन दे भी रहे होते हैं तो ये जो 60 ग्राम प्रोटीन है ये आपको 240 कैलोरीज दे रही है सिर्फ। ठीक है, हाँ जी, वो आप इंक्लूड कर भी लोगे तो कोई बहुत ज्यादा आपकी कैलोरीज में फर्क नहीं पड़ जाना। मेजर चंक ऑफ कैलोरीज वो वैसे भी कार्बोहाइड्रेट से आ रहा होता है। ठीक है, उसके बाद फैट से आ रहा था, फैट से आ रहे होते हैं। तो अगर आप वो 10% प्रोटीन दे भी देंगे, आप बेशक इंक्लूड कर लें, आपकी उसकी कैलोरी काउंट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब जनरली जो है ना ये जो 1800 कह रहे थे इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, सो नॉर्मली आपका टारगेट होता है 1500 से 1800 कैलोरीज आप उसको दें। ठीक है, सो यू हैव अ टारगेट ऑफ 25 to 30। ठीक है, जो रिकमेंडेड है फॉर एवरेज पेशेंट जो एनपीओ बढ़ा हुआ है उसको 25 to
kg per day आता है, ठीक है? सर तो 60 प्लस kg के बंदे को आपने प्लस सर एक मिनट इंजरी फैक्टर और स्ट्रेस फैक्टर भी देखेंगे। मैं बता दूं, ये इसमें सारा कुछ इंक्लूडेड है। एन एवरेज पेशेंट विल रिक्वायर 25 to 30 किलो कैलोरी पर केजी पर डे, जो कि 1500 से 1800 में, ठीक है? ज्यादा कैलोरीज आपको चाहिए होती है इन पेशेंट्स जिनका इंजरी फैक्टर ज्यादा है, जो कि बर्न्स वाले पेशेंट हैं या पैंक्रियाटाइटिस। ठीक है? ये सिर्फ 2 कैटेगरीज ऑफ पेशेंट्स हैं जिनमें आपको ज्यादा कैलोरीज देनी पड़ती है, वरना एक एवरेज पेशेंट जो एनपीओ पड़ा हुआ है ना, उसको 1500 से 1800 कैलोरी से ज्यादा आपको देने की जरूरत नहीं, ठीक है? तीसरी कैटेगरी वो पेशेंट है जो मैल न्यूट्रिशन और आपको बिल्ड करना चाहिए, ठीक है? तो उनको भी आप कैलोरीज थोड़ी सी ज्यादा दे सकते हैं। तो वो जो ज्यादा वाली है ना, वो जाती है 40 पे बात, ठीक है? तो ये जो फार्मूला है ना 25 to 30, ये एक अनरिलायबल फार्मूला है। ये वही फ्लूइड वाली बात है कि आप एक रैंडम से कैलकुलेट करने, अदरवाइज कैलोरीज रिक्वायरमेंट निकालने के लिए एक प्रॉपर फार्मूला आता है जिसको हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन कहते हैं। आपको याद करने की जरूरत है, बुक्स में लिखी होती है, जिसमें आप पेशेंट की हाइट, पेशेंट का वेट, सारा कुछ कंसिडर करके उसकी एक बेसल एनर्जी एक्सपेंडिचर निकालते हैं। उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं इंजरी फैक्टर से, एक्टिविटी फैक्टर से और स्ट्रेस फैक्टर से, 3 फैक्टर के साथ, और फिर आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट निकलती है। तो एडल्ट्स में जब आप निकालते हैं तो वो वाकई में 25 से 30 के रेंज में आते हैं, इससे ज्यादा आते ही नहीं, ठीक है? तो एक आम आदमी को जो एनपीओ है 25 किलो कैलोरी पर केजी अगर आप दे देते हैं तो वो उसके लिए काम, ठीक है? तो 1500 इज वेरी कैलोरीज। एक आम आदमी जब खाना खा रहा है तो 1500 से 2000 से ऊपर नहीं जा रहा होता, ठीक है? तो 2000 जो है ना, एक एक्टिव बंदे को जो घर में काम पे जा रहा है, घर में जा रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट 2000 है। जो बेड पे हॉस्पिटल में पड़ा है उसकी रिक्वायरमेंट 1500 कैलोरी से ज्यादा नहीं है, अनलेस वो बर्न्स का, पैंक्रियाटाइटिस का पेशेंट हो, या आप उसको बिल्कुल मैल नरिश और आपको बिल्ड करना चाह रहे हैं, तब आप कैलोरीज इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है? तो अदरवाइज सेफ क्या है, 25 किलो कैलोरीज या मैक्सिमम 30 किलो कैलोरीज, इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है? तो हमारा 60 किलो का पेशेंट है, हम उसको 1800 कैलोरीज देना चाह रहे हैं थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। अब मुझे बताएं आप कैसे दें? 10% डेक्सट्रोज वाटर। 10% डेक्सट्रोज वाटर। अब ये हो गया, 10% डेक्सट्रोज में कितनी कैलोरीज? 800। 5 में 400 तो 10 में 800 किलो कैलोरीज जी, 800 किलो 400 10% क्या में 400 तो 10% डेक्सट्रोज कितने ग्राम ग्लूकोज है? 100 ग्राम। तो 10% डेक्सट्रोज में 100 ग्राम्स ऑफ डेक्सट्रोज है, ठीक है? डेक्सट्रोज वाटर, ठीक है? ये जो 100 ग्राम्स है, अब यहाँ पे वो जो डॉक्टर सुमेरा अभी बात करी थी 449 वाला रूल, कि 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो है वो आपको 4 किलो कैलोरीज देता है, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो है वो आपको 4 किलो कैलोरीज देती है, 1 ग्राम ऑफ फैट जो है वो आपको 9 किलो कैलोरीज देती है, ठीक है? अब इसमें एक और चीज है कि ये जो डेक्सट्रोज पानी में मिलाई हुई है, इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए बॉडी को कुछ एनर्जी यूज करनी पड़ती है। 1 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज जो है ना, जो पानी में मिक्स हुई होती है, उससे कैलोरीज जो आपको मिलती है वो मिलती है 3.7, ठीक है? 7 है या 6 है, ठीक है? तो थोड़ी मिलती है, ठीक है? तो 10% डेक्सट्रोज जो है ना, वो आपको टोटल कैलोरीज कितनी देगा? 370 कैलोरीज, ठीक है? तो 10% डेक्सट्रोज आपको दे रहे हैं 370। आप बताएं कि बाकी 1500 कहाँ से? सर इसको हम 25% 25% डेक्सट्रोज पे चलेगा, ये दे रहा है 850 कैलोरीज। अब बताएं आगे। एडिशनली इसमें फिर हम लाइपोफंडिन भी देंगे 20%। उसमें 250 250 ml का, ठीक है? और 20% लाइपोफंडिन, कितनी कैलोरीज होंगी इसमें? 900,000 450। सो 20% में कितने ग्राम फैट? 20 grams per 100 ml। 20 ग्राम पर 100 ml। कितने ml है ये? 250 ml, ठीक है? 50 into 2.5 कितना हो गया? 50 ग्राम हो गया। 50 into 9 कितना हो गया? 450। ठीक है, ये आ गई जी 450, ठीक है? और कितनी कैलोरीज बनी? 1300 बन गई। चलो हम 1300 पे रुक जाते हैं। प्रोटीन क्या देनी है इसको? अमाइनोवेल 10%। अमाइनोप्लाज्मिन, हाँ
तो 10% अमाइनो आपने दिया उसको। इसमें कितनी ग्राम प्रोटीन है? Four into 10 now, 40. 10 gram proteins in 100 ml. 200. तो 10 ग्राम प्रोटीन इन 100 ml, ठीक है। तो 10% अमाइनो जो है ना, वो अगर आप 1 लीटर देंगे, 1 लीटर जब देंगे तब आप उसको 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन देंगे। इसकी भी हम कैलोरीज काउंट कर लेते हैं, ठीक है। ये लो 400 कैलोरीज, 200. ठीक है। तो आपकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट तो अपेरेंटली पूरी हो गई, ठीक है। अब मुझे बताएं, इसको आपने वो देना है, कुछ सेलाइन देना है साहब? Yes, sir. ठीक है। वो कितना देना है? कितना सेलाइन देना? नॉर्मल साइन कितना देना? 1000 और 250 और 1000 1000 पे दे सकते हैं, 1000 देंगे। 1000 आपने दिया, कितना नॉर्मल साइन प्लस 2k ओडी ओके 10 to 8, ठीक। 1000 आपने नॉर्मल साइन प्लस 2k से दिया, ठीक है। तो ये एक बड़ा अच्छा आपने कितने लीटर का प्लान बनाया? 3.25 लीटर का प्लान बना दिया आपने, ठीक है। अब इसमें ऐड करें उसकी जो एंटीबायोटिक, वो सारा कुछ करते हैं, ठीक है। इसको आपको कोई बॉक्सी प्रोसेसिंग देनी है, कुछ और देना है, 500 ml 5 से आपका वाटर बना है। इसको आपने जो मेप्रोडोल चलाया 100 ml वहां से आ रहे, ये सारा कुछ मिला के ओवरऑल आपने इसको तकरीबन 4 लीटर फ्लूइड दे। डू यू थिंक दिस इज एडिक्वेट? तो 4 लीटर फ्लूइड में आपने उसको एनजी लॉसेस में ऐड करेंगे और यूरिन जी एनजी लॉसेस भी ऐड करेंगे और बाकी जो लॉस वो अलग चीज है, ठीक है। तो 4 लीटर फ्लूइड देके आपने उसको 1700 कैलोरी कितनी, आपने उसका सोडियम कर दिया, आपने उसका पोटेशियम भी पूरा कर दिया, सारा कुछ पूरा कर दिया, ठीक है। 60 kg मेल का तो ये हमने बड़ा अच्छा प्लान बनाया है, एक्सेप्टेबल प्लान है। थोड़ा सा फ्लूइड ज्यादा है, लेकिन एक यंग पेशेंट जो है उसकी किडनी जो है थोड़ा सा ज्यादा फ्लूइड को बर्दाश्त कर लेंगी, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस प्लान से एग्री हैं? इसमें कोई कंसर्न है किसी को? सर इसमें वो इंजरी फैक्टर भी डालेंगे और वो भी पोटेशियम। तो इसमें जो हमें 1000 ml का वो दिया था ना, इसमें हम स्पेशल डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं और डेक्सट्रोज में भी डाल सकते हैं, जो 25% है उसमें भी दिया। ठीक है। तो वो हम उधर से पूरा और केसीएल भी कैल्शियम भी रिप्लेस करते हैं ना, और साथ ये 25% को न्यूट्रलाइज करने के लिए इंसुलिन भी ऐड करनी होती है। तो इंसुलिन आपने हर पेशेंट में ऐड नहीं करती, डायबिटीज में ऐड करनी पड़ती है, हर पेशेंट में आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो कैल्शियम है वो भी जब प्रोलॉन्ग पेशेंट रहते हैं ना, इनकी जैसा इस पेशेंट में चांसेस हैं कि शायद 2-3 हफ्ते चलाना पड़े, तो इसका डेली कैल्शियम भी चेक होगा, और कैल्शियम अगर ड्रॉप हो रहा है तो हम कैल्शियम रिप्लेस भी करेंगे। वो एक एम्प्यूल इसी डेक्सट्रोज में डाल दिया जाएगा। इस डेक्सट्रोज में आप मल्टीविटामिन भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये ना इट्स फॉर 60 kg या 70 kg मेल ना, ये बड़ा अच्छा प्लान बन जाता है आपका कि आपकी कैलोरीज भी पूरी होगी, सारा कुछ हो गया। प्रॉब्लम आती है जब आपका पेशेंट आ गया 40 किलो, ठीक है। सो व्हेन यू हैव लेस वेट एंड यू हैव टू गिव एवरीथिंग, अब आप पूरा करें। अब 40 kg के बंदे की कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है? 1200 नहीं 400। हाँ ठीक है, 1200 हाँ जी, ठीक है। तो कैलोरी देना मतलब, अब आप इसको क्या दे रहे हैं? 25% एक्स्ट्रा दे रहे हैं, कितना? 1 लीटर, 1 लीटर, ठीक है। ये मिल गया आपको 850 कैलोरी। और क्या देना? एक लेकिन लाइपोसिन एक दे दें, 450 उसकी आ जाएंगे लाइपोफंडिन। तो लाइपोफंडिन की 450 कैलोरी लाइफ में आपको, और अमाइनोविल इररिस्पेक्टिव टू कैलोरीज देना, वो भी हम सर वो 500 ml हम दे सकते हैं खाली, अगर हमने इसको कैलोरीज में काउंट नहीं करना। हम 10% अमाइनोविल 500 ml दे देते हैं, ठीक है। कितना बना? वो उसकी बना 200, ठीक है। और अब नॉर्मल सलाइन नहीं देते क्योंकि उसका फ्लूइड भी तो कम हो गया है, इसकी फ्लूइड रिक्वायरमेंट अब एक सलाइन तो दे सकते हैं आप इसमें। 1000 नहीं, ओवरलोड में नहीं चला जाएगा। Sir, we still have to give fluid. आपने इसको Electrolytes. जी सर। तो वो कैसे करेंगे? तो वो आपको 1000 वो भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये पेशेंट है ना, ये भी चला गया 3 लीटर के ऊपर,
ठीक है, जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट 2 लीटर से भी कम थी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई और अभी इसकी एंटीबायोटिक है वो सारा कुछ चलना है, तो अगेन ये भी तकरीबन 3500 ml में पहुंच थ्री जाएगा, पॉइंट हाँ जी ठीक है ना। तो 3500 ml फॉर अ 40 kg पेशेंट इज वेरी हाई, ठीक है। हाँ जी तो ये प्रॉब्लम आती है जब आपके पास हर चीज इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आपने पूरी की, ठीक है, कि प्रोटीन की अलग फॉर्मुलेशन आ रही है, लिपिड्स की अलग फॉर्मुलेशन आ रही है, कार्बोहाइड्रेट्स की अलग फॉर्मुलेशन आ रही है, सेलाइन अलग आ रहे हैं। इन सबको पूरा करते करते जब आप यू एंड अप गिविंग अ लॉट ऑफ फ्लूइड व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो चीजें हमें ये सारी चाहिए थी, लेकिन हमें पानी इतना ज्यादा नहीं चाहिए था, हम पानी ज्यादा हाँ दे रहे जी हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? वो शौकत खानम से वो बना बनाया बैग आता है सर, उस पे हम सब कुछ लिख के भेज देते हैं, वो बनवा के ले आते हैं, फिर उसको लगा देते हैं उतने रेट पे। मुझे तो आपके पास प्री फॉर्म बैग्स भी आते हैं मार्केट में, ठीक है। सो एक तो शॉपिंग खाने वाले कॉन्सेप्ट है, उसको भी लिख देते हैं। एक मार्केट में ना प्री फॉर्म तैयार टीपीएन बैग्स आते हैं, ठीक है। तो आपके पास मार्केट में बी ब्राउन के इधर अवेलेबल है नजर, ठीक है। बी ब्राउन एक कंपनी है, उसके प्री फॉर्म बैग्स आती है, वो 2 लीटर का बैग होता है, उसमें 2000 कैलोरीज भी होती है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, उसमें कैल्शियम भी होता है, उसमें मल्टीविटामिन भी होता है, ठीक है। तो वो 2 लीटर में ये सारा कुछ आपको पूरा करके दे देंगे, ठीक है। वो जो टीपीएन के बैग्स आते हैं वो फैट फ्री भी आते हैं और वो फैट वाले भी आते हैं, जो आपने चूज करना है आपको चूज करना है, ठीक है। अब उसमें भी कैच ये है कि वो एक फिक्स्ड फॉर्मुलेशन पे आ रही है, उसको आप चेंज नहीं करते, ठीक है। रिकमेंडेड क्या है? रिकमेंडेड ये है कि एवरी हॉस्पिटल शुड हैव अ फार्मेसी which is capable of making its own TPN bags, ठीक है। सो आप एक प्रॉपर शीट आती है जिसके ऊपर आप लिख के देते हैं कि जी मेरे पेशेंट का इतना वजन है, उसका आज का ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये कैल्शियम है, विषय है, वो आपको ना पूरा एक बैग तैयार करके देंगे, पेशेंट्स रिक्वायरमेंट, जिसमें उसकी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हर चीज उसमें पूरी होगी, प्रॉब्ली सिवाय एंटीबायोटिक्स के हर चीज उस पैक के अंदर डली होगी, ठीक है। तो वो 2 लीटर में आपको हर चीज पूरी करके दे देते हैं और आपका पेशेंट है ना वो वॉल्यूम ओवरलोड में नहीं जाता। अच्छा, सो सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर वो एक एमसीक्यू आता है, बार बार हमसे पूछते हैं कि जब पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो तब ये क्या प्रोपोर्शन हो जाता है कार्ब, प्रोटीन और लिपिड्स का, टीपीएन अगर टीपीएन देनी है जो वेंट पे है पेशेंट? को चेंज होता है, किसी को अंदाजा है तो बता दें। क्यों सर वेंटिलेटर में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोटेक्शन ज्यादा करते हैं, तो प्रोलॉन्ग्ड वेंटिलेटरी सपोर्ट होती है, तो इसीलिए कार्ब्स जो होते हैं वो कम करने होते हैं और हमें फैट्स पर ज्यादा देने होते हैं। तो उसकी कोई परसेंटेज कम करनी होती है, आप कार्ब्स के बगैर तो आप कैलोरीज पूरी करेंगे या 50 सर फिर करनी फैट्स के थ्रू देना होता है, लेकिन वो उसमें ना फैट और क्वेश्चन प्रोटीन बढ़ा देते हैं। हाँ एमसीक्यू में वो प्रोटीन का उन्होंने फिगर्स दिए होते हैं ये ऑप्शंस में ना कि आप 100 ग्राम देंगे, 50 देंगे, 25 देंगे, इस तरह से उन्होंने प्रोटीन के पोर्शंस का नंबर चेंज किया होता है कि प्रोटीन कितनी देनी है। आई डोंट नो, किसी को पता है तो रश में सर है इसका ये एमसीक्यू, मुझे याद नहीं आ रहा कि इसको किस तरह से करने में थोड़ी देर बाद शेयर कर सकती हूँ। ये इट्स अ गुड क्वेश्चन, इसको देख लेंगे क्या है वेंटिलेटर पे तो क्या क्या चेंजेस करें, क्योंकि आप कैलोरीज जो है ना कार्बोहाइड्रेट पूरी नहीं करते जो मर्जी करें आप, तो लिपिड बहुत ज्यादा देने के अपने बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है। तो आप लिपिड्स जो है ना, नॉर्मली लिपिड्स को कहते हैं आपको एवरी ऑल्टरनेट डे पे, या कुछ लोग तो कहते हैं वंस अ वीक देना चाहिए, क्योंकि उसके भी अपने प्रॉब्लम है। आप लिपिड डेली दें तो वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सर इसका भी कोई है कि आपने कौन सा फ्लूइड अगर अमाइनो हम इस तरह सेपरेटली दे रहे हैं तो कौन सा हमने सीवी लाइन के थ्रू देना है, कौन सा हमने पेरिफेरल लाइन के थ्रू देना है? जी बिल्कुल है, उस पे भी आते हैं, ठीक है। सो बाकी वो डिस्कस कर ही लेते हैं, अच्छा पॉइंट है, अभी डिस्कस कर लेते हैं। सो आपने जब पेशेंट को टीपीएन देना होता है तो आपके पास 2 सिनेरियोज हैं, एक ये कि आपके पास सेंट्रल लाइन नहीं है, सिर्फ पेरिफेरल लाइन है, और एक आपके पास सेंट्रल लाइन, ठीक है। सो सेंट्रल लाइन तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये सारी चीजें आप सेंट्रल लाइन से दे सकते हैं। पेरिफेरल लाइन से आप हर चीज नहीं दे सकते, ठीक है। क्या क्या दे सकते हैं? सर हम नॉर्मल लाइन दे सकते हैं, ठीक है, लाइन तो दे सकते हैं मान लिया, और लाइपोसिन थ्रू पेरिफेरल लाइन तो दिया जा सकता है। हमारा सबको ख्याल है कि लाइपोफंडिन में फैट्स हैं तो वो सबसे थिक होगी। लाइपोफंडिन हैज द लीस्ट ऑस्मोलैरिटी, इट इज आइसोऑस्मोलर। लाइपोफंडिन आप आराम से पेरिफेरल लाइन से दे सकते हैं, और अमाइनो में दे सकते हैं। वो कहते हैं कि वो वेसल्स को वो इरिटेट करता है, हाइपर ऑस्मोलर नहीं देते, नहीं देना चाहिए। अमाइनोविल की ऑस्मोलैरिटी आप लोगों ने ना आज जाके अपनी बॉटल चेक करनी है अपने बोर्ड में। अमाइनोविल इज आल्सो समवट आइसो, तो थोड़ी सी ज्यादा इसकी 400 तो जाती है ऑस्मोलैरिटी। अमाइनोविल आप पेरिफेरल लाइन से दे सकते हैं, ठीक है। ओके,
क्या चीज देंगे? 25% नहीं दे सकते, 25%। इन जो चीज जो है ना, हम 25% नहीं दे सकते, ठीक है। आप 10% डेक्सट्रोज पेरिफेरल से आप लोग देखते ही होंगे, देते हैं, आप हेपेटाइटिस में दे रहे होते हैं वो पेशेंट्स को, तो 10% डेक्सट्रोज भी आप दे सकते हैं विद कॉशन। उसमें भी थोड़ा सा रिस्क ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होता है। कैसे डिसाइड करते हैं, क्या रूल क्या है कि ये पेरिफेरल से देना, ये नहीं देना? ऑस्मोलैलिटी के हिसाब से है, क्या कट ऑफ है, कितनी ऑस्मोलैलिटी हो तो आप पेरिफेरल नहीं दे सकते। नॉर्मल ऑस्मोलैलिटी से ज्यादा होगी तो हमारी फिर नहीं दे सकते। तो लाइनोविल की ऑस्मोलैलिटी 400 है, 10% डेक्सट्रोज की ऑस्मोलैलिटी 550 है, वो भी हम दे रहे हैं। 600 से ज्यादा है सर, इससे ज्यादा तो इसकी जो रिकमेंडेशन है वो 700, ठीक है। 700 से ज्यादा ऑस्मोलैलिटी जिन फ्लूइड्स की है उनको आपको पेरिफेरल लाइन से नहीं देना चाहिए, ठीक है। सो 25% डेक्सट्रोज की ऑस्मोलैलिटी है वो 1000 है, ठीक है। अच्छा, एक और जो चीज जो हमारी 40 kg वाली पेशेंट जिसमें फ्लूइड का हमें इशू पड़ा था, उसमें एक और चीज जो आप कर सकते हैं, मार्केट में पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं, वरना आपके 50% डेक्सट्रोज भी आता है, ठीक है। 50% डेक्सट्रोज से क्या हो रहा है कि आप 500 ml दे के 1000 कैलोरी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। सो 50% डेक्सट्रोज इज अ वेरी गुड फ्लूइड। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर 50% डेक्सट्रोज हो तो आप थोड़े फ्लूइड से कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज, ये जो मार्केट में बी ब्लॉन के बैग्स आ रहे हैं, ये ऐसे बनाए जाते हैं कि इनकी ऑस्मोलैलिटी 600 से कम होती है, आप आराम से पेरिफेरल लाइन से दे सकते हैं। वो जो शौकत खाना से टीपीएन का बैग तैयार मिलता है, उसकी ऑस्मोलैलिटी 600 से कम होती है कि आप पेरिफेरल लाइन से दे सकते हैं, ठीक है। सो टीपीएन बैग्स का ये फायदा है कि आप उनको पेरिफेरल लाइन, क्योंकि उसमें उन्होंने हर चीज इकट्ठी मिलाई होती है, तो ऑस्मोलैलिटी कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। अगर आप 25% डेक्सट्रोज के अंदर ये अमाइनोविल भी मिलाते हैं, लाइपोपेंटिन भी मिलाते हैं, वो जब 2.5 लीटर बनेगा तो इसकी 1000, उसकी 300, उसकी 300, जब एवरेज निकालेंगे तो वो 300, 400, 500 बनेगी ज्यादा से ज्यादा, तो ऑटोमेटिकली ऑस्मोलैलिटी कम हो जाती है, ठीक है। प्रॉब्लम आती है जब आप इंडिविजुअल कंपोनेंट्स दे रहे होते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आती है, तो आप इजीली दे नहीं सकते हैं। सो पहले भी हम डिस्कस कर चुके थे, व्हाट हैपेंस व्हेन द बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ स्टारवेशन, ठीक है। सो सबसे पहले क्या जाता है, सबसे पहले हमने बात की थी ग्लाइकोजन जाता है, ग्लाइकोजन के लिवर में। अगर 12 घंटे गुजर गए तो उसके बाद क्या चीज ब्रेक डाउन होना शुरू होगी? ग्लूकोनियोजेनेसिस शुरू हो जाती है ना। ग्लूकोनियोजेनेसिस हो जाएगा। कहां से, कौन सी प्रोटीन्स कन्वर्ट होंगी? स्केलेटल मसल प्रोटीन। स्केलेटल मसल प्रोटीन। तो सबसे पहले ग्लाइकोजन रिजर्व्स जाते हैं, उसके फौरन बाद ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट होता है, और जो बंदे ने बॉडी बनाई होती है वो फारिग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। सो मसल्स आपके ब्रेक डाउन होने शुरू होते हैं, आपकी जितनी एक्स्ट्रा मसल मास है वो सारा ब्रेक डाउन होना शुरू होता है, ठीक है। क्यों ब्रेक डाउन हो रहा है? बिकॉज कुछ बॉडी के ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनको हर हाल में एनर्जी चाहिए, ठीक है। वो कितनी एनर्जी है? वो अप्रोक्सीमेटली 200 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आपको चाहिए डेली टू डू योर वाइटल फंक्शन ऑफ ब्रेन, किडनीज, लिवर एंड बोन मैरो, ठीक है। तो उसको पूरा करने के लिए आपको तकरीबन 200 ग्राम ग्लूकोज चाहिए, ठीक है। सो अगली चीज आ गई मसल, ठीक है। मसल के बाद क्या जा रहा है? विद द इंक्रीजिंग ड्यूरेशन ऑफ फास्टिंग आफ्टर 24 आवर्स, ग्लाइकोजन स्टोर्स आर डिप्लीटेड एंड de novo glucose production from non carbohydrate precursors. Gluconeogenesis takes place predominantly in the liver. Most of this glucose is derived from the breakdown of amino acids, particularly glutamine and alanine, as a result of catabolism of skeletal muscle up to 75 grams per day. This protein catabolism in simple starvation is readily reversed with the provision of exogenous glucose. तो अगर आप पेशेंट्स को थोड़ी सी भी ग्लूकोज देना शुरू कर देंगे तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टॉप तो नहीं होता, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से कहते हैं कि अगर आपके पास कोई पेशेंट और आप इसको अगर एनपीओ करना है, जब आपको पता है कि इसने 3-4 दिन एनपीओ रहना, तो मे बी आपको उसको पूरा टीपीएन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको डेक्सट्रोज जरूर दे देते हैं ताकि ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है ये थोड़ा सा डिले हो जाए, ठीक है। बॉडी को एकदम ये ना लगे कि जी सब कुछ बंद हो गया और स्टार्वेशन शुरू हो गया, कि वो सिस्टम शुरू हो जाए ग्लूकोनियोजेनेसिस का, मसल ब्रेक डाउन शुरू हो जाए। अगर आप ग्लूकोज देते रहेंगे तो हर वक्त जब ब्रेन को ग्लूकोज मिल रही होगी तो वो साइकिल जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो थोड़ा सा स्लो होता है और डिले हो जाता है। सो इट इज रिकमेंडेड टू गिव एटलीस्ट 50 ग्राम, ठीक है। 1000 5% डेक्सट्रोज है 50 ग्राम। अगर आप ये हर पेशेंट को दे देंगे who is going to be NPO for 24 hours, तो उसका ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो डिले हो जाता है और एकदम मसल ब्रेक डाउन शुरू नहीं होता। 72 आवर्स के बाद क्या हो रहा है? 72 आवर्स के बाद जाके फैट मोबिलाइजेशन, फैट साइकिल शुरू हो जाता है, शुरू होती है, ठीक है। सो
This conversion to a fat fuel economy reduces the need for muscle breakdown by up to 55 grams per day. तो जब फैट पे बात चली जाती है वैसे जब फैट उससे मोबिलाइज होना शुरू हो जाती है तब आपका मसल ब्रेकडाउन रुकना बंद होता है और फिर फैट कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है. Another important adaptive response to starvation is a significant reduction in the resting energy expenditure, possibly mediated by a decline in the conversion of T4 to T3. तो एकदम आपकी जो T3 है उसकी प्रोडक्शन कम होती है ताकि बॉडी का जो बेसल एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाए और बॉडी की रिक्वायरमेंट कम हो जाए. ठीक है, ये बॉडी का अपना रिस्पॉन्स है. Despite these adaptive responses, there remains an obligatory glucose requirement of 200 grams per day, even under conditions of prolonged fasting. ठीक है, तो हमने पहले भी कहा कि 200 ग्राम पर डे बॉडी की रिक्वायरमेंट है. अगर आप इसमें से 50 भी दे देंगे तो कुछ ना कुछ जो है ना प्रोसेस स्लो हो जाते हैं. 200 दे दे तो बहुत अच्छा है, लेकिन 50 कम से कम दे दे तो वो सारा कुछ डिले हो जाते हैं और ग्लूकोजेनेसिस थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो जाता है, देर से शुरू. उसके अलावा क्या क्या हो रहा है? मेटाबॉलिक रिस्पांस टू स्टारवेशन हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था. इंसुलिन लेवल्स गो डाउन, ग्लूकोज लेवल्स गो अप, ग्लाइकोजेनोलाइसिस स्टार्ट हो गया, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो गया, ग्लूकोजेनेसिस स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद लाइपोलाइसिस स्टार्ट होता है और फिर कीटोजेनेसिस स्टार्ट होता है. ठीक है, और रिडक्शन इन रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर हो जाता है. जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट बॉडी की थी 25 to 30 किलो कैलोरीज, उसको बॉडी कम करके 15 से 20 किलो कैलोरीज पर केजी पर डे के ले आती है. ये इंपॉर्टेंट है समझना कि एक मरीज जो नॉर्मली हेल्दी पेशेंट था और अब हॉस्पिटल में आके बिस्तर पे लेटा हुआ है और एनपीओ है, तो आपको उसको 20 किलो कैलोरी पर केजी पर डे से ज्यादा कैलोरीज देने की जरूरत नहीं है मेंटेन करने के लिए. ठीक है, तो हम जो है ना बात अगर आप देखेंगे लोग कैलकुलेट करते हैं इसको मैंने 2000 कैलोरीज देनी है. कोई ऐसा पेशेंट नहीं है जिसको आपको 2000 कैलोरीज देनी पड़े. ठीक है, सो नॉर्मली आपके पास जो पेशेंट्स थे हॉस्पिटल में वार्ड में लेते होते हैं उनको आप 20 कैलोरी से कैलकुलेट करें तो वो 60 केजी के बंदे की 1200 बनती है, 70 केजी के बंदे की 1400 कैलोरीज बनती है. कि इससे ज्यादा कैलोरीज देने की आपको जरूरत नहीं है. ठीक है, सो उसकी अगर नॉर्मल रिक्वायरमेंट 30 कैलोरी के हिसाब से 70 केजी के बंदे की अगर 2100 थी, अब जब वो हॉस्पिटल में आ गया है, बेशक उसकी मेजर सर्जरी हो रही है, उसको अगर आप 1400 कैलोरीज दे देंगे डेली तो वो काफी है. ठीक है, तो बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस होना जो है ना वो भी अच्छा नहीं होता. ज्यादा कैलोरीज देने के अपने प्रॉब्लम. ठीक है, तो डू नॉट टारगेट अ वेरी हाई कैलोरिक रिप्लेसमेंट. हाँ जी सर, एक क्वेश्चन, सॉरी सर बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ सर. वो एक क्वेश्चन एमसीक्यू ये भी आता है कि बेस्ट इंडिकेटर ऑफ टीपीएन जो आप पेशेंट को दे रहे हो उसका डेली अगर आपने चेक करना है तो बेस्ट इंडिकेटर एट डेली बेसिस और बेस्ट इंडिकेटर एट 10th डे. ठीक है, आपके ख्याल में क्या आंसर है? डेली पे तो डेली वेट आ जाता है ना. डेली वेट नहीं है नॉट. तो वो पेशेंट जिसको 4-4 लीटर फ्लूइड सुबह शाम लग रहा है उसका तो वेट इतना ज्यादा, उसका वेट ज्यादा हो जाता है. हाँ, वो तो डे 1 भी उसका फ्लूइड जो है ना वो ज्यादा गया होगा तो वेट बड़ा होगा उसका. सो डे 1 को आप छोड़ दें. सो आपने एक पेशेंट आपके पास आया और आपने उसको बिल्ड करना शुरू किया और यू वांट टू सी कि क्या आप जो न्यूट्रिशन दे रहे हैं उसके पेशेंट के पैरामीटर्स इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. ठीक है, सो व्हाट इज द आइडियल टेस्ट टू डिटरमिन द न्यूट्रिशन स्टेटस? हाँ जी बताएं, आप कोई भी बताएं. एल्ब्यूमिन लेवल, एल्बुमिन और प्री एल्बुमिन लेवल्स करवाते हैं ना. So albumin is the best reliable source for assessing nutrition status. अब albumin का मसला क्या है? मसला ये है कि albumin की half life is too weak. डबल छोटी है, छोटी नहीं लंबी है half life. ठीक है, ओ सॉरी हाँ लंबी है. albumin levels को ऊपर जाने में 2 हफ्ते लग जाते हैं. ठीक है, तो अगर मैंने आज टीपीएन शुरू कराया और मैं 2 हफ्ते वेट करके बाद में albumin कराऊंगा, पता चलेगा ओए albumin तो अभी भी ऊपर नहीं गई, तो ये रिलायबल तरीका नहीं है. ठीक है, सो उससे बेहतर क्या चीज है? वो चीज है प्री एल्बुमिन. ठीक है, तो प्री एल्बुमिन इज अ प्रिकर्सर ऑफ एल्बुमिन. उसकी हाफ लाइफ है 4 days. ठीक है, सो जब आप चौथे दिन लेवल्स कराते हैं तो प्री एल्बुमिन के लेवल्स जो है वो नॉर्मल पे आ जाने चाहिए. इसका मतलब है कि प्री एल्बुमिन की प्रोडक्शन नॉर्मल पे आ गई. ठीक है, सो योर प्री एल्बुमिन लेवल्स आर द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर, अर्ली इंडिकेटर ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशनल रिससिटेशन. ठीक है, कि आपके जो न्यूट्रिशन आप दे रहे हैं, जो कैलोरीज दे रहे हैं वो एडिक्वेट है कि नहीं, उसका रिलायबल मार्कर है प्री एल्बुमिन. ठीक है, क्योंकि एल्बुमिन को ठीक होते तो 2 हफ्ते लग जाएंगे. जो वेट है वो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है. वेट कभी टिक नहीं करना. वेट तो कभी भी जो जिन पेशेंट को 4-4 5 लीटर फ्लूइड जा रहे हैं उनका कहाँ वेट जो है ना वो रिलायबल होता है. ठीक, थैंक यू सर. ठीक है, तो मेटाबॉलिक रिस्पांस टू ट्रॉमा एंड सेप्सिस. तो वो पेशेंट्स जिनको ट्रॉमा और सेप्सिस हो रहा होता है उनकी भी ऑब्वियसली ग्लूकोज रिक्वायरमेंट बड़ी होती है. Although it is generally accepted that the metabolic response to trauma and sepsis is always associated with hypermetabolism or hypercatabolism,
these terms are ill defined and do not indicate the need for a very high energy intake. ठीक है, तो एक और कॉन्सेप्ट जो हमारा खराब है कि पेशेंट अगर सेप्सिस में है या उसकी मेजर सर्जरी हुई है तो उसको मैंने एक्सेसिव कैलोरीज देनी है, तो ये सही नहीं। ठीक है, आपको अगर याद हो तो बॉडी का सबसे पहला रिस्पॉन्स जो ट्रॉमा में या फाइट और फ्लाइट में होता है कि वो गट को बंद कर देती है। ठीक है, पूरा जीआईटी शट डाउन कर दिया जाता है कि जी आप आराम से बैठे, मुझे एनर्जी किसी और काम के लिए चाहिए। तो गट तो आपकी काम कर ही नहीं होती। क्यों नहीं काम कर रही होती? बिकॉज बॉडी अपनी एनर्जी रिजर्व करके बाकी चीजों पे यूज कर रही होती है। अगर ऐसे में आप उसको कैलोरीज और न्यूट्रिशन देना शुरू करेंगे, सो मे बी द बॉडी इज नॉट रेडी टू वेस्ट द एनर्जी इन यूटिलाइजिंग दोस कैलोरीज। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा एक्सेसिव मेटाबॉलिज्म भी नहीं देना चाहिए। देयर इज नो एविडेंस टू शो दैट द प्रोविजन ऑफ high energy intake is associated with an amelioration of the catabolic posture. ठीक है, so वो जो मेजर ट्रॉमा के बाद या मेजर सेप्सिस के बाद पेशेंट का वेट लॉस होता है वो होना ही होना है। ठीक है, वो एक साइकिल है स्ट्रेस रिस्पॉन्स की जो एक दफा स्टार्ट हो गई तो वो होनी ही होनी। ठीक है, ये हमने पहले लेक्चर में भी स्टार्ट किया था कि या तो आप स्ट्रेस रिस्पॉन्स इनिशिएट ही ना होने दें, लेकिन एक दफा अगर स्ट्रेस रिस्पॉन्स इनिशिएट हो गया है तो वो जो उसके साथ एसोसिएटेड वेट लॉस होना है वो होके रहेगा, जितनी मर्जी आप कैलोरी से। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ज्यादा कैलोरीज या ज्यादा न्यूट्रिशन देने का फायदा नहीं है, नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको एक सेफ मिनिमम लिमिट पे कैलोरी रख के देनी चाहिए, विच इज 20 किलो कैलोरीज पर केजी पर डे। ठीक है, तो अगर आप पेशेंट को बिल्ड करना चाह रहे हो जो कि वैसे मैलनरिश आया हुआ है तो उसको आप ले जाए 25, 30, 35 पे, लेकिन नॉर्मली 20 किलो कैलोरी पर केजी पर डे इज अ वेरी गुड सेफ कैलोरिक इंटेक, जो कि 1000-1200 किलो कैलोरीज बनती है। इतनी अगर आप दे दें पेशेंट को तो उसके लिए काफी। सो आइडेंटिफाइंग मैल न्यूट्रिशन, तो आप मैल न्यूट्रिशन क्यों आइडेंटिफाई करना चाह रहे होते पेशेंट में? बिकॉज मैल न्यूट्रिशन इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, सो एक तो सिनेरियो ट्रॉमा वाला था उसको भूल जाए। अब वो पेशेंट जो आपके पास मैल नरिश्ड आया और आपने उसकी मेजर सर्जरी करनी है, सी एसोफेगस का पेशेंट है, मैंने उसकी सर्जरी करनी है, क्रोसिव इंटेक का पेशेंट है, उसकी एसोफेक्टमी करनी है। सो यू नीड टू बिल्ड दोस पेशेंट्स अप, बिकॉज इस मैल नरिश्ड स्टेट में अगर आप उनको ऑपरेट करेंगे तो यू विल हैव अ डिजास्टर। ठीक है, सो मैल न्यूट्रिशन को आइडेंटिफाई करेंगे तो आप उसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, so it is very important to identify malnutrition. It is very important to correct that malnutrition before you undertake a major surgery in an elective setting. Obviously emergency में तो option ही नहीं है। So there is a substantial body of evidence to show that patients who suffer starvation or those who have signs of malnutrition have a higher risk of complications and increased risk of death in comparison with patients who have adequate nutritional reserves. तो reserves ही नहीं होंगे तो complications से वो deal नहीं कर सकते and the patient unfortunately ends up dying. So malnutrition is associated with a defective immune function. Short-term undernutrition, although less easily recognized, frequently occurs in association with critical illness, major trauma, burns, and also impacts on patient recovery. The aim of nutritional support is to identify those patients who are at risk of malnutrition and to ensure that their nutritional requirements are met by the most appropriate route and in a way that minimizes complications. ठीक है, तो आपने उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट देनी है, एक स्पेसिफिक रूट से देनी है ताकि पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस कम से कम हो सके। ठीक है, सो हाउ डू यू आइडेंटिफाई मैल न्यूट्रिशन? इसके बहुत सारे तरीके हैं। एंथ्रोपोमेट्री का आपने नाम सुना होगा, बीएमआई आता है, वेस्ट टू हिप रेशियो है, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस है, ट्राइसेप्स स्किन फोल्ड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने नाम सुने, हम रूटीन में आमतौर पे इतना ज्यादा यूज करते नहीं है, लेकिन करनी चाहिए। ठीक है सर, हाँ जी सर इसमें भी एक क्वेश्चन वो देते हैं कि एंथ्रोपोमेट्री में सबसे बेस्ट कौन सा पैरामीटर है कि मिड आर्म सर्कमफ्रेंस जो है वो ज्यादा अच्छा है या स्किन फोल्ड थिकनेस है? ये भी एक एमसीक्यू आता है। बेस्ट तो मुझे भी नहीं पता, किसी को स्किन फोल्ड थिकनेस इसका आंसर है। स्किन फोल्ड थिकनेस इसका आंसर था कि 1 मिलीमीटर के हिसाब से इसकी थिकनेस चेक करते हैं कितना फोल्ड है उसके हिसाब से। सर्कमफेरेंस नहीं है, थिकनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये लिखा है किसी बुक में? सर ये पढ़ा था नेट से निकाल के, ऐसे बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ। अच्छा चलो इसको भी देखते हैं। असल में प्रॉब्लम यही होती है कि कुछ चीजें जो है ना डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट लिखी होती है। ठीक है, तो कुछ लोग आप अगर आप नेट पर सर्च करोगे ना बेस्ट मार्कर फॉर मैलन्यूट्रिशन तो वो बीएमआई है, मोस्ट रिलायबल। ठीक है, कि बीएमआई जो है एक बड़ा अच्छा मेजर है जनरल पॉपुलेशन के लिए, लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हैं, स्किन फोल्ड अलग है, ये सारी चीजें अलग है। सो आप डिफरेंट बुक्स में पढ़ेंगे डिफरेंट चीजें मिलेंगी। सीपीएसबी ने एमसीक्यू कहाँ से बनाया, ये अल्लाह बेहतर जानते हैं, उनका आंसर है, ये भी अल्लाह बेहतर जानते हैं। हमें पता है कि हमने अपनी चीजें पढ़नी है और बाकी हमें दुआ करनी है कि हम निकल जाएंगे तरीके से।
ठीक है। चलो तो इंशाल्लाह ठीक है। तो पहली चीज है एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री में कोई ब्लड टेस्ट नहीं है। एंथ्रोपोमेट्री इज जस्ट फिजिकल मेजर्स ऑफ थिंग्स जो कि आप ओपीडी में बैठ के मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ लैब इन्वेस्टिगेशन है जिसमें आपके पास एल्बुमिन की हमने बात की थी, प्री एल्बुमिन की बात की थी, फेरेटिन लेवल्स हैं, आपके पास लिम्फोसाइट काउंट है, ठीक है। अगर लिम्फोसाइट काउंट 1000 से कम है इसका मतलब है पेशेंट सीवियरली मैलनरिश्ड है, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है। और क्या है? फेरेटिन, एल्बुमिन, लिम्फोसाइट काउंट, इसके अलावा कोई और मार्कर है मैलन्यूट्रिशन का? नहीं, ठीक है, नहीं पता सर। चलिए। तो एंथ्रोपोमेट्री में हम हाइट एंड वेट चेक करते हैं और हम बीएमआई निकालते हैं, ठीक है। बीएमआई आपने आप लोगों को आप पता होना चाहिए कि एशियन पॉपुलेशन की बीएमआई कैटेगरी चेंज हो गई है। हमारा 18.5 से ऊपर जो है ना वो नॉर्मल बीएमआई कंसीडर होता है, ठीक है। वो जो 20 to 25 कैटेगरी थी हमारे लिए 18.5 से 23.5 जो है ना वो नॉर्मल बीएमआई, 18.5 से जो कम है वो मैलनरिश्ड है, 23.5 से ऊपर जो है वो ओवरवेट, ठीक है। उसके अलावा जो है ना आपके पास स्किन फोल्ड थिकनेस है, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस है, और कुछ ऐसी मशीनें आ गई आपने कभी देखा होगा मॉल्स में वो खड़े होते हैं कि आप मशीन पे खड़े हो आपको टोटल बॉडी फैट कंटेंट बता देती है, जो कि बायो इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस एनालिसिस से बॉडी का सारा फ्लूइड स्टेटस और फैट कंटेंट चेक करी होती है। वो भी कुछ स्टडीज के हिसाब से वो रिलायबल है, लेकिन हम लोग आमतौर पर वो यूज नहीं करते। All of these techniques are significantly impaired by the presence of edema, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को एडीमा हुआ है तो ऑब्वियसली उसका वेट ज्यादा आ रहा होगा, उसके एंथ्रोपोमेट्री वैल्यू सारी की सारी ज्यादा आ रही होगी, स्किन फोल्ड थिकनेस भी ज्यादा आएगी, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस भी ज्यादा आ रहा होगा, और वेट भी उसकी हाइट के हिसाब से ज्यादा आ रहा होगा, लेकिन वो हाईली अनरिलायबल। So albumin level of less than 3.4 indicates malnutrition, pre-albumin of less than 15, transferrin levels of less than 200, total lymphocyte counts of less than 1.5 या 1500, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल कुछ स्टडीज में है, कुछ में नहीं है। कोलेस्ट्रॉल ऑफ लेस देन 160, ऑल दीज कैन सजेस्ट मैलन्यूट्रिशन, ठीक है। इसमें से बेस्ट मार्कर क्या है? फ्री एल्बुमिन, ठीक है। क्यों? क्योंकि एल्बुमिन हो सकता है पहले कम हुआ और अभी तक वो रिकवर कर गया हो, लेकिन अगर आपको इमीडिएट पिक्चर चाहिए तो वो फ्री एल्बुमिन आपको देगा। The possibility of malnutrition should form a part of the workup of all patients. A clinical assessment of nutritional status involves a focused history and examination, assessment of risk for malabsorption or inadequate dietary intake, and laboratory tests aimed at specific nutrient deficiencies. एक टर्म है सब्जेक्टिव ग्लोबल असेसमेंट, जिसमें आप पूरा एज अ होल पेशेंट को देख रहे होते हैं, उसकी हिस्ट्री, उसके सिम्टम्स और उसके फिजिकल पैरामीटर्स। सो हर पेशेंट की आइडियली स्पीकिंग एक सब्जेक्टिव ग्लोबल असेसमेंट होनी चाहिए कि इसमें मैलन्यूट्रिशन है या नहीं है, ठीक है। और कुछ टूल्स बना दिए गए हैं मैलन्यूट्रिशन को मेजर करने के लिए, ठीक है। इसमें से एक जो आपको आना चाहिए उसका नाम है मैलन्यूट्रिशन स्क्रीनिंग टूल या मस्ट टूल, ठीक है। So it consists of a series of 5 steps to identify adults who are malnourished or who are at risk of undernutrition. So पहली चीज है आपने BMI निकालना है। Note percentage of unplanned weight loss in the previous 3 to 6 months के पेशेंट का पिछले 6 महीने में weight loss कितना हुआ है, less than 5%, 5 to 10%, more than 10%, उसके हिसाब से आपने उसको पॉइंट्स देने हैं। तीसरा आपने देखना है establish the acute disease effect and also give this a numerical score. So if the patient is acutely ill and there is or will be no nutrition intake for more than 5 days, उसको आप 2 स्कोर दें, ठीक है। सो आप फ्यूचर भी देख लें कि इस पेशेंट ने अगर आगे प्रोलॉन्ग एनपीओ रहना है तो इसमें मैलन्यूट्रिशन का रिस्क बढ़ रहा है, ठीक है। इन सारे स्कोर्स को ऐड किया जाता है और एक ओवरऑल रिस्क ऑफ मैलन्यूट्रिशन कैलकुलेट किया जाता है और उसकी बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है कि क्या ये पेशेंट मैलन्यूट्रिश्ड है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहली चीज है BMI। इफ द BMI is more than 20, 0 स्कोर है। इफ द BMI is between less than 20 but more than 18.5 तो 1 स्कोर है, और अगर 18.5 से कम है तो 2 स्कोर लेना है, ठीक है। वेट लॉस अगर लेस देन 5% है तो कोई स्कोर नहीं है, 5 to 10% है तो 1 स्कोर है। अगर लास्ट 6 मंथ में वेट लॉस 10% से ज्यादा हुआ है तो आपने उसको 2 स्कोर देने, ठीक है। और अगर उसकी डिजीज ऐसी है कि उसको एटलीस्ट 4 से 5 दिन आगे भी एनपीओ रहना पड़ेगा तो आपने उसको एडिशनल 2 पॉइंट्स देने हैं। तो मैक्सिमम स्कोर आपका हो गया 6 और मिनिमम स्कोर है आपका 0। इफ द स्कोर इज 1, the patient has a medium risk of undernutrition, and if the score is more than 2, आपको इस पेशेंट को पहले ट्रीट करना चाहिए इसके मैलन्यूट्रिशन को और फिर सर्जरी की तरफ जाना चाहिए जब तक उसका स्कोर 2 से कम नहीं हो जाता, ठीक है। सो सिंपल सा टूल है, आसान सा टूल है। ओपीडी में बैठ कर आप कहते हैं कि क्या इस पेशेंट को बिल्ड करने की जरूरत है या नहीं है। जिन पेशेंट का स्कोर 2 या उससे ज्यादा हो, इन पेशेंट्स को पहले
न्यूट्रिशनल बिल्डअप की जरूरत है फिर बाद में ये सर्जरी के लिए। ये हम कर चुके हैं। न्यूट्रिशन में हमने पेशेंट को कैलोरीज पूरी करनी है, कार्बोहाइड्रेट्स देनी है, फैट देनी है, प्रोटीन देना है, विटामिन देने हैं, मिनरल्स देने हैं और ट्रेस एलिमेंट्स देने हैं। ठीक है। सो टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग। एक जो हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन से हमने बात की थी कि आप पहले पेशेंट का रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर निकालते हैं, बेसल एनर्जी एक्सपेंडिचर निकालते हैं और फिर उसको जो है ना आप उसकी एक्टिविटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। सो वो नॉर्मली जो है ना 25 to 30 किलो कैलोरी पर केजी पर डे है। Very few patients require energy intakes in excess of 2000 kilocalorie per day. ये पैंक्रियाटाइटिस या बर्न्स वाले पेशेंट होते हैं, वरना इतनी ज्यादा कैलोरीज आपको पेशेंट्स को देने की जरूरत नहीं पड़ती। In the majority of hospitalized patients in whom energy demand from activity are minimal, total energy requirements are between 1300 to 1800 kilocalories per day. Again, आप फोकस इस चीज पे करें कि 1300 कैलोरीज अगर आप एक पेशेंट को दे रहे हैं तो वो एक अच्छी रिलायबल अमाउंट है। इससे ज्यादा अगर नहीं भी दे पा रहे तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। बहुत ज्यादा एग्रेसिव कैलोरिक इनटेक के पीछे जाने में आप पेशेंट को ओवरलोड कर देते हैं, फ्लूइड ज्यादा देना शुरू कर देते हैं, वो ठीक नहीं है। ठीक है। सो एक लीटर 25% जा रहा होगा, 1 लीटर सेलाइन जा रहा होगा, 1 लीटर अमाइनोमिल जा रहा होगा, 500 ml उसको ग्लाइकोपेंडिन जा रहा होगा और फिर बाकी एंटीबायोटिक्स सारा कुछ जा रहा होगा, तो बच जाते हैं एंड पर 4-4, 5-5 लीटर फ्लूइड पेशेंट को जा रहा होता है, जो कि काफी नहीं है। ठीक है। जो कि उसको ओवरलोड में लेके जा रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप थोड़ी सी कैलोरिक इनटेक कम कर दें और फ्लूइड अपना जो है ना वो मेंटेन रखें। अच्छा, so obligatory glucose requirement to meet the needs of central nervous system हम डिस्कस कर चुके हैं कि 2 ग्राम पर केजी पर डे ग्लूकोज बॉडी को चाहिए। In addition, there is a physiological maximum to the amount of glucose that can be oxidized, which is approximately 4 mg per kg per minute. ये भी एक important point है कि अगर आप पेशेंट को बहुत ज्यादा डेक्सट्रोज दे देंगे तो वो सारा का सारा यूरिन एक्सक्रीट करना शुरू कर देगा। ठीक है। तो 4 mg पर kg पर मिनट से ज्यादा डेक्सट्रोज जो है ना वो बॉडी बर्दाश्त नहीं करती। यानी कि अगर 60 kg का बंदा है 4 के हिसाब से तो उसका जो है ना 2.4 ग्राम बनेगा पर 0.24 ग्राम पर मिनट बनेगा। इससे ज्यादा आप उसको जो है ना कार्बोहाइड्रेट पर मिनट देंगे तो वो किडनीज उसको एक्सक्रीट करना शुरू करेंगे। ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली जो है ना 1500 कैलोरीज पर डे आप कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा नहीं दे सकते। इससे ऊपर आप जो भी कैलोरीज देने की कोशिश करेंगे वो किडनीज उस ग्लूकोज को जाया कर देगी, बिकॉज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ किडनी जो है ना वो इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। सो मैक्सिमम कैलोरीज आप कार्बोहाइड्रेट जो दे सकते हैं वो 1500 कैलोरी से ज्यादा दे नहीं सकते। Optimal utilization of energy during nutritional support is ensured by avoiding the infusion of glucose at rates approximating physiological maximum. Plasma glucose levels छोड़ दें। So glucose is the preferred carbohydrate source, provides energy as a mixture of glucose and fat. ठीक है। So आपने जो भी energy देनी होती है, it should be from carbohydrates and fats. ठीक है। So dietary fat is composed of saturated and unsaturated fatty acids. जो unsaturated fatty acid है लिनोलेनिक और लिनोलेनिक एसिड, these are considered essential because body इनको खुद synthesize नहीं कर सकती। ठीक है। जो मार्केट में फैट इमल्शन मिल रही है वो आपको 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी दे रही होती है। They are routinely used to supplement the provision of non-protein calories during parenteral nutrition. Energy during parenteral nutrition should be given as a mixture of fat together with glucose. There is no evidence to suggest that any particular ratio of glucose to fat is optimal as long as under all conditions the basal requirement for glucose is 100 to 200 grams per day and essential fatty acid is 100 to 200 grams per week are met. ठीक है। So एक और important point है कि एटलीस्ट 200 ग्राम्स पर डे आपने कार्बोहाइड्रेट देना ही देना जब आप फुल टीपीएन पे डाल दें पेशेंट को। ठीक है। तो 200 ग्राम्स का मतलब है 25% डेक्सट्रोज में कितनी थी कार्बोहाइड्रेट्स 250। ठीक है। सो अगर आप पेशेंट को फुल टीपीएन पे डाल दें तो आपने कम से कम 200 ग्राम जो है ना उसको आपने वो प्रोटीन देनी है 100 to 200 ग्राम और आपने उसको 200 ग्राम्स पर वीक जो है ना फैट्स देनी है। ठीक है। तो अगर ये पूरा हो रहा है तो बाकी रेशो बेशक ऊपर नीचे हो जाए इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो अगर आप 50-50 रेशो में कार्बोहाइड्रेट और फैट्स दे रहे हैं वो भी चल जाता है, अगर आप फैट ज्यादा करते हैं वो भी चल जाता है, लेकिन जनरली जो प्रेफर्ड रूट है 70% आप कार्बोहाइड्रेट 30% आप लिपिड से कैलोरीज पूरी करें। सर इस तरह का भी कोई रूल है कि इनिशियली आप कार्ब 70% रखते हैं और उसके बाद फिर आप फैट का कंटेंट ज्यादा कर देते हैं 1 वीक 2 वीक के बाद, ऐसा कुछ है? नॉर्मली आप 70-30 ही चलाते रहते हैं। ठीक है। उसको आप पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन जो जितनी भी बुक्स आप पढ़ेंगे ज्यादा तो वो कुछ बुक में ना 60-20-20 लिखा होता है, 60 कार्बोहाइड्रेट्स 20 फैट्स और 20 प्रोटीन।
ज्यादातर बुक्स में से अब जो रिकमेंडेशन है प्रोटीन्स को आउट कर देगा कैलोरिक काउंटिंग में से कि प्रोटीन वाली कैलोरी आपने काउंट नहीं करनी, आपने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और फैट ही करनी। तो वो 70-30 का रूल जो है ना आपको ज्यादातर मिला बुक में लिखा हुआ मिलेगा, 70% कैलोरी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, 30% फ्रॉम। So proteins, they are required for maintenance of normal health and cellular function. कुछ essential proteins हैं, amino acids हैं, alanine, glutamate, aspartate. तो alanine हमें चाहिए hepatic gluconeogenesis के लिए, glutamate हमें चाहिए as a fuel source for liver and white blood cells, और aspartate हमें चाहिए kidneys को acid base balance maintain करने के लिए, ठीक है। Average recommended daily intake is 0.8 grams per kg per day, and with nitrogen comprising approximately 16% of its weight, ठीक है। सो इजी तरीका क्या याद करेगा कि 1 ग्राम पर केजी पर डे आपने जो है ना प्रोटीन देनी है पेशेंट को, ठीक है। तो 70 केजी का बंदा तो आपने 70 ग्राम प्रोटीन देनी है, ठीक है। अब एक और चीज क्या लिखी है, 16% ऑफ द वेट जो है वो नाइट्रोजन होना चाहिए। 16% का मतलब है 1/6, ठीक है। सो फॉर एवरी 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपने जो है ना 1 ग्राम ऑफ फॉर एवरी 6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपने 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन देना, ठीक है। सो फॉर एवरी, जैसा अगर आप 70 ग्राम्स दे रहे हैं तो 70 ग्राम में आपको तकरीबन 11 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन उसके अंदर इंक्लूडेड होना चाहिए। हमें ये याद करने की या हमें ये कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज जो प्रोटीन्स की कॉम्पोजिशन आती है जैसे अमाइनो विल आते हैं, तो अमाइनो विल में आई थिंक 11 या 12 ग्राम नाइट्रोजन इंक्लूडेड होती है। सॉरी, अमाइनो विल जो 5% आता है उसमें 50 ग्राम प्रोटीन होती है और उसमें 8 ग्राम नाइट्रोजन, ठीक है। तो वो उन्होंने उसी हिसाब से 1/6 की रेशो से उसको मेंटेन किया हुआ है। तो जो अमाइनो एसिड्स की फॉर्मुलेशन, जितने भी अमाइनो विल, अमाइनो लिपान आ रहे हैं, उन सब में नाइट्रोजन इंक्लूडेड होता है ऑलरेडी। तो आपको 1/6 वेट जो है ना वो उसका नाइट्रोजन का भी इंक्लूड करना होता है। द बेसिक रिक्वायरमेंट, नाइट्रोजन बहुत जरूरी है, सो इसकी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको पेशेंट को कहते हैं फॉर एवरी ग्राम आपने 0.16 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन देना है, बस ये याद। उसके अलावा और क्या देना है, उसके अलावा आपने वाइटामिन देनी है, मिनरल्स देने हैं और ट्रेस एलिमेंट्स देने हैं, ठीक है। कौन कौन सी वाइटामिन देनी है, फैट सॉल्युबल वाइटामिन A, D, E and K देना है, वाइटामिन B और वाइटामिन C देनी है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, ये सारे के सारे ट्रेस एलिमेंट्स जो हैं, आयरन, जिंक, कॉपर, ये भी आपको रिप्लेस करना है, ठीक है। सो कुछ चीजें जो आपको डेली मॉनिटर करनी पड़ती है और देखनी पड़ती है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ट्वाइस वीकली या वंस अ वीक जो है ना उनको मेजर करना पड़ता है, ठीक है। सो मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, मॉनिटरिंग में कुछ चीजें जो आप डेली देख रहे हैं, इसमें बॉडी वेट है, फ्लूइड बैलेंस है, CBC, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोज और सारा कुछ, ठीक है। वीकली में आपके पास बाकी एलिमेंट्स आ जाते हैं जो माइनर एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फॉस्फेट। और फोर्टनाइटली में जो है ना आपके पास ये विटामिन B12 है, फोलेट, आयरन, लैक्टेट, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, ये चीजें हम बिल्कुल भूल जाते हैं। बॉडी में इन चीजों के स्टोर्स होते हैं, लेकिन मैक्सिमम 1 मंथ या 2 मंथ के उसके बाद ये सारा कुछ खत्म होना शुरू होता है और फिर बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशन आती है कि हमें समझ नहीं आती कि पेशेंट को हो क्या रहा है। हो सकता है उसको मैंगनीज की डेफिशिएंसी हो, जिंक की डेफिशिएंसी हो, कॉपर की डेफिशिएंसी हो। जब तक आप इनको मेजर नहीं करेंगे आप इनको रिप्लेस कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको हर चीज मेजर करनी चाहिए जिस तरह रिकमेंडेड है, ठीक है। अब एक और चीज क्या है, रीफीडिंग सिंड्रोम। सो रीफीडिंग सिंड्रोम कैन बी डिफाइंड एज अ पोटेंशियल फेटल शिफ्ट इन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स दैट अकर इन malnourished patients receiving artificial refeed, ठीक है। चाहे आप एंट्रल रूट से चाहे पाराएंट्रल रूट से, जो पेशेंट्स बहुत अरसे से malnourished होते हैं, जब उनको एकदम कैलोरीज मिलती हैं तो रीफीडिंग सिंड्रोम शुरू हो जाता है। वो है क्या? So after approximately 10 days without nutritional intake, the metabolism adapts to the state of starvation and is primarily based on fat metabolism, क्योंकि आप सारा के सारा जो है लाइपोलाइसिस हो रहा है और उससे कैलोरीज आ रही है, ठीक है। अब जब आप एकदम पेशेंट को कार्बोहाइड्रेट वगैरह देना शुरू करते हैं, there is a sudden reversal of this adaptation with an anabolic drive, जो कि इंसुलिन, क्योंकि जैसे आप कैलोरीज देते हैं इंसुलिन का सर्ज आता है, that may result in catastrophic depletion of available potassium, phosphate and magnesium, ठीक है। तो इंसुलिन थी नहीं, इंसुलिन सप्रेस हुई थी, जैसे ही आपने कैलोरीज दी इंसुलिन लेवल इंक्रीज हुआ, और इंसुलिन जब इंक्रीज होता है आपको पता है इट कॉजेज द पोटेशियम टू गो इंट्रासेल्युलर, पोटेशियम भी डाउन जाएगा, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, इन सब के लेवल्स एकदम डाउन जाते हैं एंड पेशेंट गोज इनटू अ स्टेट ऑफ रीफीडिंग सिंड्रोम। So the hallmark biochemical feature of refeeding syndrome is hypophosphatemia, ठीक है। The other essential nutrients liable to become depleted in this situation is thiamine, a cofactor of pyruvate kinase, which is required for glucose, and without which glucose is metabolized to lactic acid. So lactic acid होना शुरू हो जाएगा thiamine deficiency से। Thiamine must therefore be replenished before feeding is commenced in the starved patient to
प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ वर्निकी-कोर्साकॉफ सिंड्रोम। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जिनमें B1 की डेफिशिएंसी होती है उनमें ये होता है वर्निकी-कोर्साकॉफ सिंड्रोम। सो वो पेशेंट जो बहुत अरसे से मैल न्यूट्रिशन और कैलोरीज नहीं मिली, उनमें आपको थायमिन लेवल्स चेक करने चाहिए, या वैसे ही आपको उनको बी कॉम्प्लेक्स लगा देना चाहिए, बिकॉज जब आप उनको दोबारा न्यूट्रिशन देना शुरू करेंगे वो एकदम वर्निकी-कोर्साकॉफ सिंड्रोम में जाते हैं, ऑल्टर्ड सेंसोरियम में चले जाते हैं पेशेंट, जब तक आप उनको दोबारा थायमिन रिप्लेस नहीं करते। The potential for this is considerably higher in patients with a history of chronic excessive alcohol intake, and so even greater caution is required. अच्छा, अब उसके अलावा रीफीडिंग सिंड्रोम के बाद अब जिन पेशेंट्स ने अपने बाउल डिसेक्शन की होती है उनके भी डिफरेंट इफेक्ट्स आते हैं न्यूट्रिशन के ऊपर, ठीक है। सो नॉर्मली आप अप टू 50% ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन रिमूव कर सकते हैं विदाउट एनी हार्मफुल इफेक्ट। उससे ज्यादा स्मॉल बाउल निकलेगी तो इफेक्ट आना शुरू होगा। सो जब एक्सटेंसिव डिसेक्शन होती है और लेस देन 150 सेंटीमीटर स्मॉल बाउल रह जाती है तो मेटाबॉलिक और न्यूट्रिशनल कॉन्सिक्वेंसेस अराइज होते हैं, रिजल्टिंग इन डिजीज एंटिटी नॉन एज शॉर्ट बाउल सिंड्रोम, जैसे हमारे सिनेरियो में था। So clinical presentation of patient with short bowel syndrome is dependent upon the site and extent of intestinal resection, ठीक है। So अगर आपने proximal jejunum निकाली और ileum आपके पास मौजूद है, so ileum can overtake the function of jejunum, ठीक है, बड़ा important है। ileum ज्यादा essential है बॉडी के लिए, jejunum इतनी essential नहीं है। तो अगर आप सारी की सारी jejunum भी निकाल देते हैं, कोई भी malabsorption नहीं होगी, कोई ज्यादा खतरनाक इफेक्ट्स नहीं है, ठीक है। अगर आप सारी की सारी आईएम निकाल देते हैं तो जेजुनम वो सारा फंक्शन टेक ओवर नहीं कर सकती और फिर आपको स्टेटोरिया होगा, B12 की डेफिशिएंसी होगी, बाइल सॉल्ट की डेफिशिएंसी होगी, फैट सॉल्युबल विटामिन्स की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। अगर आप पेशेंट की कोलन निकाल देते हैं तो वो इतनी ज्यादा वो नहीं है, उसमें आपको सिर्फ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा और वो भी ऐसा ऐसा आईएम जो है उसका फंक्शन टेक ओवर कर जाती है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आईएम है। आईएम की ज्यादा रिसेक्शन होगी तो ज्यादा इफेक्ट्स आएंगे मेटाबॉलिज्म के। न्यूट्रिशन कहाँ से देना चाहिए? हमेशा अगर आपके पास गट अवेलेबल है तो गट से देना चाहिए, ठीक है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिक्टम लिखा होता है उसमें, इफ द गट इज अवेलेबल यूज इट, ठीक है। सो आपके पास अगर गट अवेलेबल है तो आपको हमेशा गट देना चाहिए, क्योंकि पारेंटल न्यूट्रिशन की बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, जहां तक हो सके उसको अवॉइड करना चाहिए और हमेशा एंट्रल रूट से न्यूट्रिशन देना चाहिए। अब एंट्रल रूट से न्यूट्रिशन देने के बहुत सारे तरीके, ठीक है। उसमें आप ओरल फीडिंग दे सकते हैं, उसमें आप ट्यूब फीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। ट्यूब में आप NG ट्यूब डाल सकते हैं, NJ ट्यूब डाल सकते हैं, पैक ट्यूब डाल सकते हैं। पैक क्या होता है? परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी। सो वो पेशेंट जिनमें कहते हैं ओरल इनटेक नहीं कर रहा, पेशेंट को स्ट्रोक है वो खुद नहीं ले सकता है, पेशेंट का ऊपर सुप्राग्लॉटिक ट्यूमर है, लेरिंजियल कैंसर है, या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है, so you can pass a tube directly into the stomach or the jejunum, ठीक है। so feeding gastrostomy या feeding jejunostomy आप सर्जिकली भी बना सकते हैं, एंडोस्कोपिकली भी बना सकते हैं, रेडियोलॉजिकली भी बना सकते हैं, ठीक है। तो जो एंडोस्कोपिक है वो है पेग ट्यूब, जिसमें एंडोस्कोप मुंह से एंडोस्कोप जाती है, स्टमक को इन्फ्लेट करते हैं और एक ट्यूब डाल देते हैं। रेडियोलॉजी वाले भी ये काम कर सकते हैं, उसको रिग कहा जाता है, रेडियोलॉजिकली इंसर्टेड गैस्ट्रिक कैथेटर, RIG, उसको रिग ट्यूब कहा जाता है, RIG ट्यूब, ठीक है। और फिर सर्जिकल गैस्ट्रोस्टोमी या सर्जिकल जेजुनोस्टोमी आप सबने देखी होगी कि आप सर्जरी करके एक फोलिस कैथेटर या स्टमक में या जेजुनम में डाल सकते हैं, ठीक है। सो NJ और NG फीडिंग जो है वो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट में सक्सेसफुल रहती है। आप 20 to 30 ml पर आवर के हिसाब से फ्लूइड देना शुरू करते हैं और उसको आहिस्ता आहिस्ता आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। In most units, feeding is discontinued for 4 to 5 hours overnight to allow the gastric pH to return to normal. So रात को नहीं पीनी चाहिए, एक तो एस्पिरेशन का रिस्क भी होता है, दूसरा ये कि गैस्ट्रिक पीएच जो है ना वो नॉर्मलाइज होने के लिए कुछ घंटों के लिए स्टमक को एम्प्टी छोड़ना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जब भी NG फीडिंग कर रहे होते हैं तो आप फीडिंग के आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद NG को एस्पिरेट करके देखें कि उसमें फ्लूइड वापस तो नहीं आता, ठीक है। अगर आपने NG को 2 घंटे बाद एस्पिरेट किया और उसमें 200 ml से ज्यादा फ्लूइड आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका स्टमक जो है वो भी आइलिस में है और वो फ्लूइड आगे पुश नहीं हो रहा, तो उसमें भी आपको जो फीडिंग है वो होल्ड कर देनी चाहिए, ठीक है। NJ ट्यूब्स क्या होती है? NJ ट्यूब्स है ना बहुत बारीक सी ट्यूब होती है जो स्टमक से होती हुई जेजुनम तक पहुंचा दी जाती है। NJ ट्यूब्स आप नॉर्मली यूज करते हैं पैंक्रियाटाइटिस, ठीक है, जिसमें आप पैंक्रियास को बाईपास करना चाह रहे हैं, या अगर आपका कोई गैस्ट्रिक एनास्टोमोसिस हुआ हुआ है या आपने विपल ऑपरेशन किया हुआ है, तो आप एनास्टोमोसिस से डिस्टल जाके इस ट्यूब को स्मॉल बाउल में रखते हैं और वहां से आप फीडिंग शुरू करते हैं। पीछे आपका एनास्टोमोसिस जो है वो प्रोटेक्टेड पड़ा होता है और आगे आप जो है ना फीडिंग करते हैं। So gastrostomy or jejunostomy, if the patient requires enteral nutrition for prolonged periods, then PEG is preferable to an indwelling NG tube, क्योंकि NG tube को आप 4-6 हफ्ते के लिए नहीं छोड़ सकते, उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन है।
सो एनजी ट्यूब जो है ना वो 4-5 दिन के लिए 1 वीक के लिए वार्ड में पेशेंट दाखिल है, उसमें एनजी फीडिंग का फायदा है। अगर पेशेंट को प्रोलॉन्ग फीडिंग की जरूरत है, आपने उसको घर भेजना है, उसको बिल्ड करना है, तो उसमें गेस्ट्रोस्टमी या जेजुनोस्टमी ट्यूब प्रेफर्ड है, और इसमें भी गेस्ट्रोस्टमी प्रेफर्ड। ठीक है, सो गेस्ट्रोस्टमी जेजुनोस्टमी फीडिंग में क्या फर्क है? सर उसमें पाइलोरस भी है गैस्ट्रोस्टमी फीडिंग में, आपको इतनी जल्दी नहीं जाता और ऑस्मोटिक डायूरेसिस नहीं होता। दूसरी ये कि जेजुनोस्टमी में आपको सारे आप डायरेक्ट दे रहे होते हैं और ऑस्मोटिक डायरिया वगैरह इनके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ये भी ठीक है, और इसके अलावा सर ज्यादा important- पेनक्रियास की secretions का पेनक्रियास की secretions जो होती है ना, वो अगर एनजे में डालेंगे तो पेनक्रियास की secretions जो है वो इन्वॉल्व नहीं होंगी, लेकिन अगर गैस्ट्रोस्टमी में डालेंगे तो फिर पेनक्रियास की secretion इन्वॉल्व होंगी डाइजेशन में। तो ये पेनक्रियाटाइटिस में रोल है इसका, इन दोनों में तो डिफरेंस। आपके पास एक पेशेंट है जिसका लेरेंजियल सीए है, ठीक है, और वो कह रहे जी इसका हमने कुछ नहीं करना, ये डेथ बेड पे पेशेंट है, इसको घर भेजना है, खाना पीना चलना है, इसको आपने ट्यूब बनानी है, आप सर्जन है इमरजेंसी में, गेस्ट्रोस्टमी बनाएंगे या जेजुनोस्टमी बनाएंगे? Gastrostomy. ऊपर है तो हम गेस्ट्रोस्टमी Gastrostomy. बनाएंगे। क्यों गेस्ट्रोस्टमी क्यों बनाएंगे, जेजुनोस्टमी क्यों नहीं बनाएंगे? ये तो पूछ रहा हूँ। क्योंकि इसमें हमने कोई पुल थ्रू प्रोसीजर नहीं करना, स्टमक को इन्वॉल्व करके कोई सर्जरी करके ऊपर लेके नहीं आना एसोफेगस में। ठीक है, जैसे एसोफेजियल सीए, अपर एसोफेजियल सीए में अगर हमने स्टमक ऊपर लेके आना है या कोई और साइड, ठीक है, इसलिए तो समझ इसलिए समझ गेस्ट्रोस्टमी मेरे कर पे सकते हैं। तो आपकी बात ठीक है कि हमने कोई एसोफेजेक्टमी नहीं करनी है, हमें स्टमक नहीं चाहिए। स्टमक प्रेफर क्यों कर रहे हैं जेजुनोस्टमी क्यों? क्योंकि उसमें Sir, अपने फिर because जो it is more physiological. स्टमक के जो मैकेनिज्म है वो भी साथ चलेंगे ना, जैसे उसकी ग्राइंडिंग और उसके जो जूसेस। अजहर ने बात की स्टमक इज मोर फिजियोलॉजिकल। नंबर 1 इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन पेशेंट की जेजुनोस्टमी ट्यूब डली होती है उनको आपको एवरी आवर फीड करना पड़ता है, ठीक है। जेजुनम में कोई रिजर्वायर नहीं है, जेजुनम में कोई वॉल्यूम नहीं है। आपने जो सिरिंज उसको 50 ml की दी है, वो जो आपने सिरिंज डाली है वो 50 ml से ज्यादा उसकी फीडिंग नहीं कर सकती, ठीक है। वो 50 ml आप देंगे, उसकी जेजुनम डायलेट होगी, डिस्टेंड होगी, उसको पेन होती है, कहते हैं और नहीं देना, पेन होती है, ठीक है। और आपको हर घंटे बाद या हर आधे घंटे बाद उसमें बार बार फीड देनी पड़ती है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, ठीक है। गेस्ट्रोस्टमी में क्या हो रहा है, आपके पास 2 लीटर का स्टमक पड़ा है आपके पास, ठीक है। तो 2 लीटर नहीं, कम से कम आप उसमें, अब जेजुनोस्टमी ट्यूब में आप 50 ml की सिरिंज देते हैं, इसमें आप आराम से 500 ml की फीड देते हैं और भूल जाए। फिर 8 घंटे बाद दोबारा 500 ml की फीड दें, फिर भूल जाए, फिर 8 घंटे बाद दोबारा दें। जमीन आसमान का फर्क है। पेशेंट्स हु आर मैनेज बाय गेस्ट्रोस्टमी, उनकी नरिशमेंट बेहतर होती है, वो जल्दी बिल्ड हो जाती है, ठीक है। जिनको जेजुनोस्टमी बनाई होती है उनको बिल्ड होने में बहुत ज्यादा टाइम है, ठीक है। अगर आपके पास कोई पेशेंट है क्लोजर स्ट्रक्चर वाला और आपने उसकी एसोफेजेक्टमी करनी है, सो आई एग्री कि गेस्ट्रोस्टमी का कंसर्न है कि हमारा स्टमक जाया हो सकता है, लेकिन आई वुड स्टिल प्रेफर कि आप गेस्ट्रोस्टमी बनाया करें, बिकॉज गेस्ट्रोस्टमी से पेशेंट बिल्ड जल्दी होता है। और वो जो स्टमक का कंसर्न है कि जी स्टमक के अंदर एक होल हो जाएगा, तो उस होल से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको 2 टाँके लगा के बंद कर सकते हैं। शौका खाने में जितनी भी एसोफेजेक्टमी हो रही होती थी, उनकी पहले गेस्ट्रोस्टमी बनी होती थी, ठीक है। क्यों बनी होती थी? बिकॉज जेजुनोस्टमी जब वो करते थे तो पेशेंट को बिल्ड होने में 6, 8, 10 हफ्ते के बाद ही पेशेंट वैसे का वैसे ही मैल पड़ा होता था। ना वेट इंप्रूव हो रहा है, ना पैरामीटर्स इंप्रूव हो रहे हैं। वो 50-50 ml के जेजुनोस्टमी से फीडिंग देना भी बड़ा मुश्किल है, तो वो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन, ठीक है। गेस्ट्रोस्टमी वाले पेशेंट में क्या होता है कि उनको आप रूटीन के देखो ना, जेजुनोस्टमी में आपको फीड भी स्पेशल देनी पड़ती है। गेस्ट्रोस्टमी वाले पेशेंट में आप जो मर्जी स्टमक में डाल दें, उसको ग्राइंड ग्रूड करके सब कुछ करके आराम से आगे पुश कर देगा। जेजुनोस्टमी वाले को आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो जेजुनोस्टमी में आपको सिर्फ लिक्विड डाइट देनी पड़ती है, बहुत थिन डाइट देनी पड़ती है, और एक टाइम पे 50 ml से ज्यादा आप दे भी नहीं सकते, क्योंकि जेजुनोस्टमी वाले पेशेंट्स को बिल्ड करना बड़ा मुश्किल है। So सर ये whenever इसोफेजियल कैंसर में जो अगर हो लोअर इसोफेगस, उसमें गेस्ट्रोस्टमी करेंगे तो स्टमक भी साथ इन्वॉल्व होगा उसमें ऑलरेडी। उसमें ऑब्वियसली नहीं करेंगे, हम बात करें वो पेशेंट जिसमें इसोफेगस का स्ट्रक्चर है और आपने गेस्ट्रोस्टमी करनी है, वो अलग सिनेरियो। तो यस, अगर स्टमक इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली नहीं करेंगे, उसमें आप जेजुनोस्टमी करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ वो सिचुएशन जिसमें आपके पास स्टमक फ्रीली अवेलेबल है, तो उसमें अगर आप ग्रेटर कर्वेचर पे जाके एक एज पे गेस्ट्रोस्टमी बना देते हैं, तो उस गेस्ट्रोस्टमी को आप आराम से कैंची से काट के 2 टाँके लगा के स्टमक बंद करते हैं। इतनी अच्छी ब्लड सप्लाई, कुछ भी नहीं होता उसको, वो स्टमक की ट्यूब फिर भी बन जाती है, ठीक है। तो उस पे परेशानी होने की जी स्टमक की ट्यूब का प्रॉब्लम होगा, कुछ भी नहीं होता, आप आराम से गेस्ट्रोस्टमी बना सकते हैं, उसमें कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टमक का जो रिजर्वायर है ना, वो सबसे बड़ा बेनिफिट है गेस्ट्रोस्टमी का ओवर जेजुनोस्टमी।
surgical gastrostomy or genostomy, other gastrostomy is preferred as large amounts of feed with lesser frequent meals can be given. So not preferable in patient where stomach is required as a conduit. So exam point of view से आपने कभी भी नहीं कहना है esophagus वाले कैंसर वाले पेशेंट में कि मैं स्टमक में डालूंगा, लेकिन मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि जब से पैग आए ना, तो पैग से क्या होता है कि पैग से जो आपकी स्टमक की वॉल है, जब अपने ट्यूब डालते हैं तो एक बहुत बारीक सा हार्डली 1/2 सेंटीमीटर का होल होता है, उसमें ट्यूब गुजर जाती है, तो उसको बंद करना बाद में बड़ा आसान है और अपने कंडुइट्स खराब नहीं होते। तो पैग की जब से आया तो तब से कंडुइट्स को इशू होना खत्म हो गया, लोगों ने इसोफेजियल कैंसर में भी पैग्स डालना शुरू कर दिए बिकॉज उसको मैनेज किया जाता है, आपका कंडुइट खराब नहीं। जेजुनोस्टमीज हैव एन एडवांटेज ऑफ पोस्ट पाइलोरिक फीडिंग। तो जेजुनोस्टमी का भी कुछ एडवांटेज है कि जेजुनोस्टमी में आपका जो स्टमक में कोलिसिस्टोकाइनिन रिलीज होना था वो नहीं हो रहा, पैंक्रियाटिक स्टिमुलेशन नहीं हो रही, ठीक है। सो वो पेशेंट जिनमें पैंक्रियाटिक फिस्टुला है, वो पेशेंट जिनमें पैंक्रियाटाइटिस है, उनमें आप जेजुनोस्टमी से फीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो पोस्ट पाइलोरिक फीडिंग कुछ सिनेरियोज में हमें चाहिए होती है, वहां पे डेफिनेटली जेजुनोस्टमी का फायदा है, ठीक है, कि आप कि जितना भी स्टिमुलेशन हो रही थी पैंक्रियास की वो नहीं हो रही, एंड यू कैन डायरेक्टली गिव फीड इनटू द डिस्टल जेजुनम विदाउट एनी इफेक्ट ऑन पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस। कॉम्प्लिकेशंस क्या है इंटरन्यूट्रिशन की? ट्यूब रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है, ट्यूब्स प्रॉब्लम कर सकती है, ट्यूब गलत जगह चली गई है, डिस्प्लेस हो गई है, ब्लॉक हो गई है, इरोजन हो गई है उसकी स्किन में या म्यूकोजा में। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, डायरिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, मेटाबॉलिक बायोकेमिकल एब्नॉर्मैलिटीज हो सकती हैं, कैरेक्टर्स ऊपर नीचे, खैर वो तो किसी भी सिनेरियो में हो सकते हैं, और इन्फेक्शन हो सकते हैं। सो टीपीएन हम डिस्कस कर चुके हैं। टीपीएन जो है ना, टीपीएन कैन बी गिवन वाया सेंट्रल लाइन, ठीक है, और इट कैन बी गिवन वाया पेरिफेरल, ठीक है। सेंट्रल टीपीएन की जो रूट्स जो लाइंस है ना, उसके बारे में आपको पता चाहिए, आपसे एग्जाम में पूछे थे। एक तो वो है जो CV9 आप नॉर्मली डालते हैं कि ये आपकी सेफेलिक वेन आ रही है, उससे आपका जो है ना वो नीचे जाके एट्रिया में आपकी लाइन चली जाती, ठीक है। उसके अलावा कौन सी लाइन है सेंट्रल? इंटरनल जुगुलर में डालते हैं वो ठीक है, इंटरनल जुगुलर में भी डाल सकते हैं। सो वो तो सेंट्रल लाइन है ना, और कौन सी लाइन है? आप चाहे आप इंटरनल जुगुलर से पिक लाइन। हाँ, ठीक है। अब एक लाइन है पिक लाइन। सो पिक लाइन क्या है? पिक लाइन जो है ना वो सेफेलिक या बेसिलिक वेन से चलती है, बाजू से होती हुई एक्सिलरी वेन से होती है, वो हार्ट में जा रही है, ठीक है। एक होता है हिकमैन कैथेटर। हिकमैन कैथेटर जो है उसको आप स्किन पे इंसिजन देते हैं, चेस्ट वाली साइड पे, टनल बना के, और वो स्किन टनल करके देन यू इंसर्टेड इनटू द सेंट्रल वेन, ठीक है। उस टनल का क्या फायदा है कि जहाँ पे आपकी वेसल में इंसर्ट हो रहा है कैथेटर और जहाँ से वो स्किन से बाहर आ रहे हैं, इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो उसमें चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बहुत कम हो जाते हैं। तो हिकमैन कैथेटर और जो पिक लाइंस हैं ये आप लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हैं, ये 4 to 6 वीक्स भी रखी जा सकती है। जो नॉर्मल CV9 है जो हम यहाँ से डालते हैं या जगुलर से डालते हैं, उनको आप 2 वीक्स के अंदर अंदर आपको रिप्लेस करना होगा, ठीक है। सो व्हेन यू आर गिविंग TPN वाया सेंट्रल लाइन इन योर गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल, तो जो CV9 डली होती है नेक में या बाजू में, वो आपको 2 हफ्ते से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, उसमें इन्फेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस है और पेशेंट को सेप्सिस में जा सकते हैं। अगर आपको प्रोलॉन्ग TPN देना है तो आपने पिक लाइन यूज करनी है या आपने हिकमैन कैथेटर यूज करनी है, ठीक है। सो ये सेंट्रल लाइन है जो नॉर्मली आपने देखी होगी, नॉर्मली नेक से चेस्ट में हार्ट में जा रही है, ठीक है। ये है आपकी पिक लाइन, ठीक है। इसमें थोड़ी ऊपर दे रही है, शोल्डर के पास दे रही है, कुछ लोगों में आप आर्म से शुरू, फोर आर्म से शुरू करते हैं। सो इट कैन बी पास्ड एनीवेयर अलोंग द फोर आर्म और द आर्म। बेसिकली आप बेसिलिक या सिफिलिक वेन के थ्रू यहाँ से ट्रैवल करती हुई हार्ट में जाती है, ठीक है। ये हिकमैन कैथेटर, ठीक है। हिकमैन कैथेटर में यहाँ पे उन्होंने इंसिजन दिया और स्किन के अंदर से टनल करते हुए यहाँ, अब इस एरिया में कोई वेन नहीं है, ये सिर्फ स्किन के नीचे ट्रैवल करता हुआ यहाँ से वेन में एंटर हो रहा है, ठीक है। सो हिकमैन कैथेटर जो है वो स्किन के अंदर टनल होकर फिर आगे जाके वेन में जाता है। सो दिस इज आल्सो अ सेंट्रल लाइन जिसमें आपने जो डिस्टेंस था बिटवीन एंट्री टू द वेन एंड एंट्री टू द स्किन, उसके बीच में एक लंबा सा गैप क्रिएट कर दिया। रीजन क्या है कि इन्फेक्शन ना हो। अगर यहाँ पे इन्फेक्शन कहीं से हो भी जाती है कैथेटर के पास तो वो वेन में नहीं जाने वाला, उसकी वजह से सेप्सिस नहीं होने वाला, ठीक है। सो हिकमैन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपकी लाइन इन्फेक्शन हो गई, अगर यहाँ पे पस भी आ रही होगी ना, तो ये पस इधर स्किन के अंदर है, ये पस उधर से वेन में नहीं जाए, ठीक है। सो हिकमैन कैथेटर्स हैव अ वेरी लो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन एज कम्पेयर टू सेंट्रल लाइन। तो पिक लाइन और हिकमैन कैथेटर जो है वो प्रेफर्ड है। अगर पिक लाइन की इन्फेक्शन हो भी गई तो वो बाजू में हो रही है, वो जाके हार्ट में या सेप्सिस या एंडोकार्डाइटिस वगैरह नहीं करेगा। सो पेरिफेरल टीपीएन की हम बात कर चुके हैं कि पेरिफेरल टीपीएन में एक तो आपके पास पिक लाइन की ऑप्शन है जो कि एसेंशियली पेरिफेरल टीपीएन नहीं है, वो सेंट्रल, क्योंकि वो सीधा हार्ट में जा रहा है, ठीक है।
दूसरा जो है ना, दूसरी है आपके पास जो आप कैनला से देते हैं, उसमें जो हमने बात की थी कि आपके पास ऑस्मोलैलिटी का रूल है, ठीक है। So when the osmolality exceeds 900, the ability of the peripheral veins to dilute parental infusions is compromised and thrombophlebitis occurs. ठीक है, so वो सारे fluids जिनकी osmolality 900 के करीब होगी, उनसे thrombophlebitis होगा. So safe क्या है? 700. ठीक है, 700 से ऊपर ना ही जाए, आप रिस्क ना लें. 900 पर डेफिनेटली thrombophlebitis होता है, तो 700 is a safe limit. 700 से ज्यादा osmolality वाले fluids आपने यूज नहीं करना. टीपीएन की कॉम्प्लिकेशन हम डिस्कस नहीं करेंगे, आपको सबको पता है. टीपीएन मॉनिटरिंग हम डिस्कस कर चुके हैं, डेली क्या क्या कराना है, वीकली क्या क्या कराना है. सो ये हमारा पेशेंट था, 60 kg मेल विद अ हाई आउटपुट डिजिनोस्मी. हमने इसको फ्लूइड्स देने थे, इसको सोडियम, पोटेशियम, कैलोरीज, कार्ब्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ट्रेस एलिमेंट्स और विटामिन, ये सब कुछ आपने रिप्लेस किया. ठीक है, और हमने जो इसका प्लान बनाया था हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. हमने इसको 2300 ml फ्लूइड देना है, इसको हमने 120 मिली इक्विवेलेंट सोडियम देना है, 60 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम देना है, 1500 से 1800 कैलोरीज देनी है, 60 ग्राम प्रोटीन, 1200 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से, 400 कैलोरीज लिपिड से. सो ये हमने प्लान बनाया था इसका. 1 लीटर नॉर्मल स्टाइन देंगे, 25% डेक्सट्रोज 1 लीटर देंगे, 10% अमाइनोविल देंगे. अच्छा, अमाइनोविल की ना एक और टाइप आती है, अमाइनोविल 600. ठीक है, ये थोड़ी सी बेहतर चीज है. इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर ना एक सॉर्बिटोल डाला होता है उन्होंने. सो दिस थिंग हैज 100 grams ऑफ प्रोटीन एंड इट हैज 100 grams ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, ये सॉर्बिटोल है, ये बेसिकली स्टार्च की तरह की चीज है. इसमें 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स है, तो ये आपको 400 कैलोरीज एडिशनल दे रहा है. ठीक है, सो अमाइनोविल 600 का ये फायदा है कि आप 1 लीटर फ्लूइड से अपने 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स भी ले रहे हैं और साथ आप 100 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी ले रहे हैं. सो आपकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट जो है ना इजीली पूरी हो जाती है. ठीक है, साथ आपने 20% लाइपोफंडिन दिया, टोटल फ्लूइड आपका 4 लीटर बन गया. और इस 4 लीटर फ्लूइड में आपके पास टोटल 194 सोडियम है, 80 पोटेशियम है, 50 ग्राम प्रोटीन है और 1850 कैलोरीज बन गई. तो दिस इज अ सेफ प्लान टू गिव टू अ पेशेंट हु इज 60 kg इन वेट. ठीक है, अब हमारे पास मार्केट में प्रोडक्ट्स क्या क्या अवेलेबल है. डेक्सट्रोज 5% आ रहा है, 10% आ रहा है, 25% आ रहा है, 50% आ रहा है. अमाइनोविल 5%, 10% और अमाइनोविल 600. लाइपोफंडिन 10% भी मार्केट में अवेलेबल है, 20% भी अवेलेबल है. ठीक है, जो बी ब्रॉन के बैग्स आ रहे हैं मार्केट में, उसमें 2000 कैलोरीज होती है, विद और विदाउट लिपिड्स दोनों फॉर्मुलेशन आपको मिलती है. और तीसरी चीज है जो आपकी फार्मेसीज हैं जिनसे आप बैग्स ऑर्डर कर सकते हैं. तो उसमें स्पेसिफिक बैग्स होते हैं, आप पेशेंट की प्रोफाइल के हिसाब से बैग बनाते हैं और ये इस तरह का ना चार्ट मिलता है जिस पे आपने ऑर्डर करना है. ठीक है, तो इस पे आप बताते हैं कि आप कौन सा फ्लूइड, कितना फ्लूइड चाहिए आपको, किस रेट पे आपने चलाना है, कितनी कैलोरीज देनी है, उसमें कितने अमाइनो एसिड चाहिए आपको, कितना डेक्सट्रोज चाहिए, कितना फैट चाहिए, आपकी डिमांड है वो आपको तैयार करके देंगे. ठीक है, आप कहेंगे जी मुझे 70% कार्बोहाइड्रेट, मुझे इतनी कार्बोहाइड्रेट चाहिए, इतने लिपिड चाहिए, इतनी प्रोटीन चाहिए. ठीक है, मुझे इतना सोडियम चाहिए, इतना पोटेशियम चाहिए, इतनी विटामिन चाहिए, इतने ट्रेस एलिमेंट्स चाहिए, वो आपको हर चीज उसके अंदर पूरी करके देंगे. ठीक है, तो नॉर्मली ये हमारा काम नहीं होता, ये बेसिकली जो न्यूट्रिशनल सर्विसेज वाले लोग होते हैं वो खुद आके पेशेंट को असेस करते हैं, उसकी लैब्स देखते हैं और उसके हिसाब से वो ऑर्डर करते हैं. न्यूट्रिशनल सर्विसेज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन अच्छे हॉस्पिटल में, शिफा में, आगा खान में, शौखाना में प्रॉपर सिस्टम है, प्रॉपर टीम है जो आपके खुद पेशेंट को एवेल्युएट करती है, पूरा चार्ट तैयार करती है कि इस पेशेंट को इतनी कैलोरीज मिलेंगी, इतने उसमें ये न्यूट्रिएंट्स चली जाएंगे, इतनी ये विटामिन चली जाएंगी, इतनी ये कैलोरीज चली जाएंगी, उनका काम है. ठीक है, तो आइडियली स्पीकिंग हर हॉस्पिटल में ये सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए है. चलिए, आपको क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लंबा हो गया. हाँ जी सर, ये होम पेरेंटल न्यूट्रिशन ये क्या होती है सर? होम पेरेंटल न्यूट्रिशन होती है कि वो पेशेंट्स जिनको शॉर्ट बाउल सिंड्रोम है और उनको आपको पता है कि इसको 4-4, 6-6 हफ्ते, 8-8 हफ्ते शायद आपको कैलोरीज देनी पड़े, या हो सकता है आपको लाइफ लॉन्ग उसको कैलोरीज देनी पड़े. ठीक है, सो पहले क्या होता था, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम वाले पेशेंट सारी उम्र अस्पताल में पड़े रहते थे, वहीं पे 3 महीने बाद, 6 महीने बाद मर जाते थे. जब से ये पेरिफेरल लाइंस आई है, पिक लाइन आई है, हिकमैन कैथेटर आया है, तो उनकी असेसमेंट, उनकी मैनेजमेंट आसान हो गई. ठीक है, सो पिक लाइन वाले पेशेंट्स को जब आप कहते हैं, उसको आप एक रोज का एक बैग तैयार करके दे देते हैं, वो घर में जाके रात को बैग चलाते हैं और आराम से सोते हैं. वो रात को पेशेंट सोया होता है,
उसका टीपीएन का बैग चल रहा होता है, उसके बाद सुबह वो उठता है, अपना बैग उतारते हैं, वेसल को क्लिप करते हैं, अपनी बंद करते हैं, एंड ही इज वर्किंग एज अ नॉर्मल पर्सन, ऑफिस जाएगा, काम करेगा, सारा कुछ करेगा। सो आपने वो जो बर्डन ऑफ टीपीएन था उसको हॉस्पिटल से निकाल के घर पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और पेशेंट को आप एक मॉनिटरिंग चार्ट देते हैं कि जी आपने हर तीसरे दिन ये लैब्स करानी है, हर 7वें दिन ये लैब्स करानी है, और उसको वो सारी चीजें फॉलो करनी होती है, और आपके साथ वो वीकली या फोन पे या फिर वीकली विजिट्स पे वो हॉस्पिटल से लाइजन में रहते हैं और हर चीज मॉनिटर हो रही होती है, ठीक है। सो होम बेस्ड टीपीएन के साथ पेशेंट 2-2, 3-3 साल भी घर पे आराम से बैठे न्यूट्रिशन दे रहे होते हैं और नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं, समथिंग व्हिच इज नॉट हर्ड ऑफ इन पाकिस्तान, ठीक है। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली उस तरह की सर्विसेज अवेलेबल नहीं है और उस तरह की टीम्स अवेलेबल नहीं है जो होम बेस्ड टीपीएन को मैनेज कर सके और कर सके। तो उसके लिए चाहिए कुछ भी नहीं है, चीजें सारी अवेलेबल है, हमारे पास हिकमैन कैथेटर्स भी है, हमारे पास पिक लाइन्स भी है, टीपीएन भी अवेलेबल है, लेकिन वो स्टाफ और वो टीम नहीं है जो ये काम कर सके और मॉनिटर कर सके। थैंक यू सर। आप लोगों को मैंने सबको व्हाट्सएप कर दिया, आप लोगों के लॉगिन, ये वेबसाइट classmarket.com, उस पर आप लोगों ने जाना है, अपने वो जो लॉगिन दिया हुआ है उससे आपने लॉगिन बनाना है, वहाँ पे आपका टेस्ट नंबर 1 अपलोड हुआ है, दूसरा टेस्ट भी मैं आज कोशिश करूंगा दूसरा भी अपलोड हो जाए। ये टेस्ट आपने सॉल्व करने हैं, आपकी लर्निंग के लिए जो एमसीक्यू समझ नहीं आते आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं, अगर कुछ समझ ना आए तो डिस्कस सकते हैं, ठीक है। सो आप टेस्ट बार बार सॉल्व कर सकते हैं, टेस्ट देने में कोई लिमिट नहीं है, टेस्ट दे के आपको आंसर भी नजर आ रहे होंगे, एक्सप्लेनेशन उसमें नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन समझ ना आ रही हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और अगला जो है ना, अब हमने कुछ लेक्चर्स आप लोगों के, मुझे नहीं पता वो अपलोड है, मैं देखता था उसको, कुछ हमने टॉपिक्स बीच में मिस किए थे, लेकिन वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स पड़े हुए हैं, वो आपने खुद सुनने हैं, ठीक है। सो टेस्ट नंबर 1 तो हमारा कवर्ड है, जो अभी आपका टेस्ट उसमें लोड हुआ है वो हमारा कवर्ड है। टेस्ट नंबर 2 के कुछ लेक्चर्स जो है ना वो आपकी रिकॉर्डिंग होपफुली अपलोड होगी, वो आपने वैसे सुननी है, जिसमें ये ऑन्कोलॉजी वाला और बाकी चीजें जो है ना 3-4 लेक्चर थे, एथिक्स वाला और रिसर्च वाला, ये आपने वो लेक्चर सुन के फिर आपने टेस्ट नंबर 2 देना, ठीक है। सो टेस्ट नंबर 1 आप अभी दे दें, उसके हम लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। टेस्ट नंबर 2 जब वो लेक्चर्स अपलोड हो जाते हैं उनको सुन के फिर आपने टेस्ट नंबर 2। ठीक चलिए ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। सर। नेक्स्ट लेक्चर किस पे होगा? नेक्स्ट लेक्चर होगा प्राइमरी ट्रॉमा। ट्रॉमा, ठीक सर, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। जी 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 जी, अल्लाह हाफिज सर सर। वो एमसीक्यू टेस्ट को ही होना था मॉड्यूल 1 के बाद। अभी इसको बताता हूँ आपको, शायद आपको मैंने व्हाट्सएप अपनी देखे, व्हाट्सएप पे मैंने आपको एक लिंक भेजा है जो कि एमसीक्यू टेस्ट का है, उसको जाके ओपन करें, ठीक है, वहाँ पे अपना लॉगिन रजिस्टर करें और वो टेस्ट अपलोड हुआ है उस टेस्ट को जाके सॉल्व करें, ठीक है। ठीक है, साइमा समझ आई क्या कहा मैंने? सर नहीं आपको सर, तो नहीं आपकी आई आवाज समझ, कटी जा रही है, साइमा आवाज कटती जा रही है ना, समझ नहीं आ रहा। अपना व्हाट्सएप खोलें और आपको मैंने लिंक भेजा है टेस्ट का, उसको जाके ओपन करें और सॉल्व करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, ओके थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।